हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग बेटा? क्या हाल चाल है भाई हमारे अर्जुनास के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी एक बार बता दो मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा आप लोगों तक? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? अपना कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है? देखो घर पे बैठे हो तुम सब लोग, इसलिए पूछना जरूरी है बिकॉज मैं हो सकता है बोले जा रहा हूं, उधर से मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर, राधे राधे, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? कैसे हो? उम्मीद है भाई आप सब लोग बढ़िया हैं घर में अपने, और पढ़ाई अपनी एंजॉय कर रहे हैं। जो चैप्टर चल रहा है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत ज्यादा, एक ये नहीं कह सकते टफ है, बट हाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, और उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा है इसके अंदर। प्रणाम सर, राधे राधे सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आवाज आ रही है, सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो 3 महीने भाई अपनी तैयारी को स्टार्ट करे हुए हो गए हैं, और मैंने आपको कल बताया था कि भाई थोड़ा सा अब अपने को चेंजेस लाने की जरूरत है अपनी जर्नी में। थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल बढ़ाइए, राइट? खूब सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जैसे चलो अगले हफ्ते पूछेंगे, या फिर अभी तुम लोग इस वीक, जो कमिंग वीक आ रहा है उसमें थोड़ा सा ये चीज फाइंड आउट करना, या इस वीक में कर लेना, कि तुम हफ्ते में लगभग कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो ऑन एन एवरेज। एग्जैक्ट नंबर सर हमें याद नहीं है, मैं एग्जैक्ट नंबर पूछ भी नहीं रहा। मैथ्स में जैसे अगर एक सब्जेक्ट लिया जाए तो एक हफ्ते में तुम लगभग कितने क्वेश्चंस कर लेते हो रफली, इसका एक अंदाजा रखना, ठीक है? सो दैट हमें पता रहेगा कि हम वीक में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो सभी लोग वेंसडे वाली क्लास में मुझे याद दिलाएंगे कि सर वेंसडे वाली क्लास में मैं पूछूंगा सबसे कि भाई कितने क्वेश्चंस आप लोग इस हफ्ते में कर पाए, ठीक है? एक मोटा मोटा अंदाजा लग सकता है यार कि भाई हाँ डीपीपी करी या एनसीईआरटी करी या कोई सी भी प्रैक्टिस जहां से मर्जी करी हो, डजेंट मैटर। क्लास के नोट्स के क्वेश्चंस के अलावा जो भी क्वेश्चन तुमने करे हैं वो तुम उनको काउंट कर सकते हो, राइट? काउंट कर सकते हो बिल्कुल। ऐसे तुक्केबाजी नहीं मारनी है, हाँ तुक्केबाजी मारने लग गए लोग यहाँ पे, तुक्केबाजी नहीं मारनी। थोड़ा सा अपना देखिएगा अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आपने करे हैं, राइट? सो दैट हमें एक अंदाजा लगे कि भाई हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लगभग कितने करने चाहिए, कितने करने चाहिए, है ना? तो इस डिस्कशन को हम करेंगे वेंसडे को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 है, बहुत मजा आने वाला है आज। मैंने आपको बोला ही था कि आज और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोकेशन ऑफ रूट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज मेनली हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, रैशनल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले होमवर्क के कुछ सवाल जो डिस्कस करने हैं। चलिए तो कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे भाई, लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना आज का। आज के लेक्चर में सबसे पहले होमवर्क के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला आंसर आ गया क्या? क्या भाई इसका आंसर आ गया है आप लोगों का? जल्दी बताइए, क्या इसका उत्तर आ गया है? इसका उत्तर आ गया है। लेक्चर 8 है सर, अच्छा ओ, गलती से मैंने 7 ही लिखा छोड़ दिया है यहाँ। अगर 8 है तो इसको 8 कर लीजिए भाई, 8 है तो इसको 8 कर लीजिए, लेक्चर 8 कर लीजिए। हाँ तो मैं आपको बता रहा था क्या इसका आंसर आ गया है, क्या इसका आंसर आ गया है? देखते हैं, देखते हैं, पोल में पूछते हैं भाई, सब लोग बताएंगे क्या इसका उत्तर आ चुका है आप लोगों का? होमवर्क में करना था, मैंने मेथड भी बताया था, y इक्वल्स टू मान लेना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और बेटा x में क्वाड्रेटिक की तरह लिखेंगे तो लेफ्ट में लेंगे सब कुछ, y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉमन 4y प्लस 1 हो जाएगा, है ना? 4y प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 12y माइनस 1, प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने इसे एज अ क्वाड्रेटिक इन x लिख लिया, देख पा रहे हो? समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग x प्लस समथिंग कांस्टेंट बराबर 0। और फिर बेटा मैंने बोला था इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता। सो 4 इंटू 4y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से 4 काट दीजिए, और बस अब इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा। 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8y 12y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर 13 और 8 कितना होता है? 21y होता है।
और -1 और +1 तो कट ही गए, मजा आ गया। y कॉमन 4y + 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड सेज एक फैक्टर हो गया -21/4, एक हो गया 0, प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव एरिया शेड कर दिया और सॉलिड डॉट्स बना दिए। सॉलिड डॉट्स बेटा बना दिए। सो फाइनली y की रेंज क्या आ गई? -∞ से -21/4 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बन रहा है भाई। इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं। अगर तुमने नोट्स की चीजें भी ढंग से पढ़ ली हैं तो ये क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। 86% लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। तो देखो जेई मेन तो तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अभी तक तुमने 3 महीने जो जर्नी करी है बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो ये मत सोचना कि हम बहुत गलत जा रहे हैं, तुम लोग बहुत गलत जा रहे हो कि एडवांस का पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ। धीरे धीरे एडवांस लेवल पर भी तुम पहुंच जाओगे, बट उसके लिए प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज के लिए आप लोगों को तैयार करना है मुझे। अभी तक तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, कॉन्सेप्ट पकड़ते हो, बढ़िया करते हो। मतलब लास्ट ईयर भी अर्जुना में मैं जेई के जब क्वेश्चन देता था तो इतने हाई परसेंटेज ऑफ पोल में सही आंसर नहीं आते थे। 86% लोगों ने जेई मेन का क्वेश्चन 4 डाला है। तो तुम इसका मतलब समझ रहे हो कि आप सब लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हैं। बस अब यहां से एडवांस वो क्लियर करेगा, आईआईटी में वो जाएगा जो एक्स्ट्रा मेहनत डाल देगा बेटा, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, टफ लेवल के क्वेश्चंस में घुसेगा और उसमें समय व्यतीत करेगा, उनका बेटा एडवांस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग आई होप समझ गए हैं, समझ गए हैं कि हाँ सर हम लोग अब रेडी हैं एडवांस के लिए। मैं आप लोगों को रेडी कर रहा हूं, मेंटली रेडी कर रहा हूं कि भाई अब तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स करने हैं खूब सारे, ठीक है। हाँ रेंज का क्या हुआ सर? रेंज ही तो है, y की पॉसिबल वैल्यूज ही तो रेंज होती है। रेंज होता क्या है? y की पॉसिबल वैल्यू, और ये y की वैल्यूज ही निकली है बेटा। छपोड़े हैं सर ये अरे भाई ऐसा ना बोलो, किसी ने आंसर निकाल दिया तो तुम काहे जल रहे हो इतना? तुमने लग रहा है निकाल नहीं पाए। हाँ एक सवाल मैंने ये भी होमवर्क दिया था भाई, एक सवाल ये भी होमवर्क दिया था, इसमें अब थोड़ा सा तुम फंस गए होगे कुछ लोग, है ना। तुमने जब अपना नॉर्मल मेथड लगाया होगा y लिखकर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, सो y² + yx + y इक्वल टू x² + x + 2, और फिर से x² × y - 1 प्लस x × y - 1 प्लस y - 2 इक्वल टू 0, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब किया तो y - 1 होल स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y - 1 कॉमन, y - 1 कॉमन, इस तरह का कुछ हो गया भाई, इस तरह का हो गया। देख लो सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं मैं, सही लिख रहा हूं। अभी देखना बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, एक छोटा सा झोल हो जाएगा। तो y - 1 इंटू y - 1 -4y + 16, तो यहां से आ जाएगा y - 1 इंटू 15 - 3y, और ऐसे में तुम्हें पता ही है क्या करते हैं। एक सेकेंड भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ ओह, y -4 कैसे हो गया? एक सेकेंड, 4 टाइम्स y - 2 था, हाँ y - 2 था ना भाई यहां पे, ये देखिए यहां पे y - 2 था, 4 टाइम्स y - 2। अब ठीक है, सो y - 1 -4y + 8 हो गया, यानी y - 1 इंटू -3y + 7 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने होते हैं वेवी कर्व लगाने से पहले। तो 3y - 7 कर देंगे और लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 1 और 7/3 क्रिटिकल पॉइंट, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव एरिया शेड। इन सब में तो भाई चैंपियन बन गए होगे अब तुम, इन सब में तो चैंपियन बन गए होगे, ठीक है। हाँ 289 फिर वही बात देखो, तुम बेटा सुधरोगे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, करो करो बेटा करो। हाँ तो ये रेंज आ गई y की। अब देखो हमारा जो आंसर आया है वो तो ये आया है, बट एक्चुअली ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है बेटा? क्योंकि हमारा जो ऑप्शन दिया है, देखो इसमें 1 पे तो ओपन दिया हुआ है। अब ये 1 पर ओपन क्यों होना चाहिए? ओपन एट 1 क्यों होना चाहिए? तो y की रेंज ओपन 1 से 7/3 क्लोज्ड, 7/3 पे क्लोज्ड ही रहेगी। हाँ बताइए बताइए बताइए, ऐसा क्यों? बताइए। देखिए कितने प्यारे हैं हमारे अर्जुनाज,
कुछ लोग 289 लिख रहे हैं मुझे चिढ़ाने के लिए, मैं चिढ़ता नहीं हूं वैसे, तो बेचारे दिल बना रहे हैं ताकि सर को दिखे ना ये सब स्पैमिंग जो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, थैंक यू, आपने इतना सोचा मेरे लिए। बट कोई टेंशन नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं तो कल जो मैं बोल रहा था, मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखिए y1 नहीं हो सकता, वेरी गुड, क्योंकि जो न्यूमरेटर देखो y1 कब होगा, चलो y को 1 रख के देखते हैं। ये y हमने 1 रखा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बस मैं ये देखना चाह रहा हूं किस एक्स के लिए होता है। ये क्या हो गया सर, ये तो कट गए, तो 1 इक्वल टू 2 आ गया, 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो इसका मतलब y1 पॉसिबल नहीं है। जैसे ही मैं y1 डाल रहा हूं, एक अजीबोगरीब घटना घट रही है, नेवर ट्रू टाइप की कंडीशन आ रही है। और वो क्यों हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है। बट देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो दोनों में है, और यहां 2 है और यहां 1 है, यानी न्यूमरेटर में एक क्वांटिटी ज्यादा है। सो न्यूमरेटर इज 1 मोर देन डिनोमिनेटर, राइट। तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, यानी 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो 1 के लिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए ना। तो न्यूमरेटर क्योंकि बड़ा है, इसलिए 1 से जस्ट बड़ा रहेगा हमेशा, दैट्स वाई 1 पर ओपन करना पड़ेगा। तो सर हम हर क्वेश्चन में चेक करेंगे क्या? नहीं, हर क्वेश्चन में चेक नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। देखो जहां बेसिकली सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है, दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म का फर्क है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों में सेम है, तब ऐसी सिचुएशन बनेगी। यहां पर ऐसा नहीं था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x था, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। बट अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है, इसलिए मैंने 1 को फाइनली ओपन कर दिया। ठीक है, ये एक मेथड हो सकता है, इसका एक और मेथड हो सकता है। ठीक है, एक तरीका तो ये था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बट क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक रिश्ता दिख रहा है, मेथड 2 भी मैं लगा सकता हूं। देखो यहां पे ध्यान से, मेथड 2, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो न्यूमरेटर वाले को लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1, 2 को ब्रेक कर लिया, 1 प्लस 1, और अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये दिस अपॉन दिस तो 1 ही बन जाएगा, और 1 अपॉन ये चीज बच जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने बेटा जो y था उसको इस तरह से लिख लिया, 1 प्लस 1 अपॉन सम क्वाड्रेटिक करके लिख लिया, है ना। और इस क्वाड्रेटिक को अब एक काम करता हूं, t मान लेता हूं, t लेट कर लेता हूं दिमाग में, तो y इज 1 प्लस 1 बाई टी, y क्या हो गया 1 प्लस 1 बाई टी। और अब t को अलग से बेटा इसकी रेंज निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की तो हम अलग से रेंज निकाल सकते हैं, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, ग्राफ बना लो, जैसे करना है कर लो। इसकी रेंज तो तुम अब बहुत प्यार से x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके t की रेंज निकाल लोगे। देखो t की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी जब ये 0 हुआ, 3/4, t की मैक्स इंफिनिटी, राइट। सो t की रेंज मैंने निकाल ली है, और अब t की मदद से मैं y की रेंज निकालूंगा। सो देखो फॉर y मैक्स कब होगा, देखो 1 तो फिक्स्ड है, 1 तो फिक्स्ड है, जब t मिनिमम होगा तो y मैक्स होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी छोटी चीज रखोगे उतना ही y बड़ा हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना, क्योंकि t क्या है डिनोमिनेटर में, तो जितना छोटा डिनोमिनेटर y उतना बड़ा, तो t को मिनिमम रखूंगा यानी 3/4 रखूंगा, तो y मैक्स के लिए 1 प्लस 1 अपॉन 3/4 हो गई, यानी 1 प्लस 4/3 हो गई, जिसको सिंप्लीफाई करोगे 7/3। y की मैक्स देखो 7/3 ही आई थी, y की मैक्स बेटा 7/3 ही आई थी, आया ना मजा, ठीक है ना। तो हमने होल स्क्वायर बना के ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड सिमिलरली y की फॉर y मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर में मैक्स वैल्यू पड़ी होगी। सो t शुड बी मैक्स, t मैक्स तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो y को हम इक्वल टू नहीं कर सकते, इंफिनिटी में एरो लगाएंगे, 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी, बताया था ये सब, टेंडिंग टू होगा y, 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी तो 0, यानी y टेंडिंग टू 1, तो इसीलिए y इक्वल टू 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि y 1 से जस्ट बड़ा रहेगा कुछ ना कुछ। तो रेंज आ गई ओपन 1 से क्लोज्ड 7/3, वही आंसर हमारा निकल कर आ गया है बेटा।
ठीक है। हाँ, 1/∞ टेंड्स टू 0 होता है, तो इसको लगभग मैंने 0 डाल दिया, इसको लगभग 0 डाल दिया, और 1 + 0 लगभग 1 के करीब वो पहुंच गया। 1 होगा नहीं, 1 के करीब जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन गुड मेथड जो आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। होल स्क्वायर लगाना, पिछला वाला मेथड भी बढ़िया था, नहीं तो जो हम नॉर्मली करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई d > 0। सर 3/4 कैसे आया? बेटा होल स्क्वायर बनाना नहीं आता लग रहा है अभी भी तुम्हें। ये 3/4 कैसे आया ये पूछ रहे हो हैं? अभी भी इस सब चीजों में दिक्कत है। -1/4 किया और +1 एज इट इज लिखा मैंने, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दिया। अब तो बेटा तुम्हें भी लिखना चाहिए ये सब डायरेक्ट। कब तक बच्चों की तरह लिखते रहोगे इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर को? ठीक है, यहां से आया। यस सर, सेम अप्रोच, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो ये भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हर बार नहीं होगा इसमें, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ही का गैप था, तो उसे अलग करके क्वाड्रेटिक सी बना ली हमने और फिर सॉल्व कर दिया। थॉट है, देखो क्या है, रेंज में ना इतने मेथड्स हैं, अलग अलग क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके, तो इसलिए रेंज क्या है, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। रेंज आप अभी बस शुरू कर सकते हैं, खत्म तो 12th के एंड में ही जाके होगा, क्योंकि रेंज हर चैप्टर में कहीं ना कहीं रेंज का पार्ट आपको दिखेगा। हमने खुद 3 चैप्टर्स में पढ़ लिया अभी तक, रिलेशन फंक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्री में और यहां पे और बेसिक मैथ में। 4 चैप्टर्स में हम रेंज पढ़ चुके हैं, राइट? 4 चैप्टर में हम रेंज पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक मैं इसमें ब्रेन टीजर ले रहा हूं, ब्रेन टीजर ले रहा हूं बेटा, राइट? ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और जो मैं इस ब्रेन टीजर में आपको क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो बहुत किताबों में भी गलत दिया हुआ है, इसलिए केयरफुली सुनना, केयरफुली सुनना सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए नोट्स बनाने होते हैं ताकि ये सब चीजें आप रिवाइज करें। देखिए क्या है, एक्स एक रियल नंबर है और एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दी है जिसमें सी फंसा हुआ है, कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। ध्यान से देखना, तो मतलब सर इसको वाई मान लेता हूं, और x तो रियल है, तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हैं, वही अपना मेथड, x² प्लस XY प्लस 2CY, x² माइनस x प्लस C, सबको लेफ्ट में ले आएंगे। देख लीजिए, x में क्वाड्रेटिक की तरह मैंने लिख दिया है। हाँ देख लो, देख लो बेटा, मैंने बेटा x में क्वाड्रेटिक की तरह लिख दिया है, x में इसको क्वाड्रेटिक की तरह लिख दिया है, ये देख लीजिए, x में क्वाड्रेटिक की तरह लिख दिया। अब इसका क्या करोगे, d > 0, उतना तो करना ही है जो हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक बना के d > 0। इसके बाद अभी तो कुछ नहीं है इसमें टफ, आगे आएगी मेन चीज, आगे आएगी मेन चीज। हाँ चलिए देखिए, हाँ पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, मत स्पैमिंग करो। d > 0 जैसे ही रखूंगा, सो b² -4 a की जगह y -1, और पूरा ये पूरा टर्म c हो गया तुम्हारा 2CY - C। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है, d > 0। और अब क्या है, y भी एक वेरिएबल रह गया है, y भी एक वेरिएबल बेटा रह गया है, ध्यान दीजिए। हाँ तो अब मैं इसको फिर से स्क्वायर करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, 2CY² -CY -2CY प्लस C > 0, यानी ये हो जाएगा y² + 1 + 2y -8CY², और ये 3CY × 4 12CY हो गया, -4C हो गया, > 0। और अब y में एक क्वाड्रेटिक की तरह लिख लेता हूं, y में एक क्वाड्रेटिक की तरह लिख लेता हूं, राइट? ये देखिए y² कॉमन, 1 - 8C प्लस इन दोनों में से 2y कॉमन आ रहा है, 6C + 1, देख लो, और 1 - 4C हो गया कांस्टेंट टर्म, ऐसा कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके बाद क्या करूं तुम बताओ, बताइए बताइए। y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है, y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है कि एक क्वाड्रेटिक आ गई है, दिस टाइप ऑफ इनइक्वेशन, बट लिखा हुआ है कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। हु कैन टेक ऑल रियल वैल्यू, ये चीज,
और ये चीज तो y मानी है, यानी y कैन टेक ऑल रियल वैल्यू, y कैन टेक ऑल रियल वैल्यू। मतलब कि ये जो चीज है ये ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r है। ये क्या है? ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r है बेटा, ऑल y बिलोंग्स टू r, ये चीज ट्रू हो गई। तो अब याद करो कल वाला ग्राफ कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कोई चीज फॉर ऑल y, तो फर्दर उसका ग्राफ कैसा हो सकता है? y में ग्राफ कह रहा हूं, y में ग्राफ ये दोनों हो सकते हैं, y में ग्राफ ये दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ गए ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y हो गया। कल खूब कराया मैंने, कल तुम्हें ऐसे 5-6 क्वेश्चंस कराए हैं कि समथिंग ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर ऑल x पॉजिटिव, फॉर ऑल b पॉजिटिव आया था, इसमें फॉर ऑल y पॉजिटिव, फॉर ऑल y आ गया ये चीज पॉजिटिव। तो यानी कि मैंने इसका तुम्हें बताया था a पॉजिटिव एंड d लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। यहां तक सही है? हाँ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो यानी एक मतलब 1 माइनस 8c को तो तुम पॉजिटिव रख दोगे एंड डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन इक्वल टू 0 रख दोगे। इसका फर्दर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, इसका a ये है, ये वाला इसका b हो गया और ये वाला इसका c हो गया। तो b स्क्वायर हो गया 4 इंटू 6c प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 माइनस 8c और c की जगह 1 माइनस 4c। 4 तो उड़ा दो, 4 तो उड़ा दो। यहां तक सही है? अभी तो तुम कहोगे सर इसमें क्या ब्रेन टीजर है, अभी रुक जाओ, अभी आगे आएगी कहानी, असली आगे आएगी। अभी तक यहां तक तो कुछ खास मुश्किल नहीं है, मजा अभी आगे आने वाला है। तो 36c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12c माइनस 1 माइनस 12c, देख लीजिए भाई, देख लीजिए, सही लिख रहा हूं ना मैं? हाँ, और प्लस 32c स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई वगैरह करें, 36c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12c माइनस 1 प्लस 12c माइनस 32c स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, 1 1 कट गया, 4c स्क्वायर प्लस 24c, तो 4c कॉमन, c प्लस 6 माइनस 6 0 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव एरिया शेड कर दिया क्योंकि लेस है, तो c की रेंज आ गई, c की रेंज आ गई -6 से 0, और यहां से भी आया था कुछ, ये भी तो था कुछ, यानी कि 8c जो है लेस देन 1, यानी c लेस देन 1/8, और इसका इंटरसेक्शन जब लूंगा तो यही चीज मुझे मिल जाएगी। यहां तक तो सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेबी कर्व लगाया, तुम बोलोगे सर इतनी जल्दी जल्दी लगा दिया, तो भैया जो अर्जुना 1.0 में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ में जब हमने लगाए हैं पूरा 1 महीना 15 लेक्चर लगाए हैं, वो इस चीज को इतनी फास्ट कर सकते हैं। अब जो लोग लेट ज्वाइनर्स हैं उनको नहीं समझ आएगा, ठीक है? तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है आप इसको लाइन से पढ़ें, यहां पे डायरेक्ट आने से नहीं होंगी चीजें। तो यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट किसी को तो देख लो, क्योंकि उसके बाद अब मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा। अभी आंसर सही नहीं आया है, कहीं तुम समझो कि सर बी आंसर आ गया है तो वो गलत है। बी आंसर अगर तुम्हें लग रहा है तो वो गलत है, ठीक है? हाँ, तो दोबारा एक बार हल्का सा आइडिया दे देता हूं मैंने क्या किया है। मैंने सबसे पहले इसको y माना, और फिर से वही, क्योंकि x रियल नंबर था, क्वाड्रेटिक बना के d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करी, तो एक मेरे पास इस तरह की y की इनइक्वालिटी सी बन गई। और क्योंकि लिखा है ऑल रियल वैल्यू ले सकता है y कैन टेक ऑल रियल वैल्यू, यानी ये चीज फॉर ऑल y ट्रू होगी, ये चीज ऑल y के लिए ट्रू होगी, करेक्ट? और फिर उसके साथ क्योंकि कोई इनइक्वालिटी हर y के लिए ट्रू है, तो ये वाले ग्राफ कल खूब कराए, a पॉजिटिव d नेगेटिव और लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी अलाउड है। ध्यान देना भाई, ध्यान देना भाई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सर बस अब तो क्या है, a को पॉजिटिव रखा तो ये आया, मतलब c लेस देन 1/8, और d लेस देन इक्वल टू 0 रखा तो सिंप्लीफाई करके ये आया। इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, यही आएगा। सो -6 से 0 क्लोज्ड आएगा। अब ऐसा जब भी सवाल आए, मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, अभी आंसर सही नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, सुन लो, पहले ट्रिक सुन लो, उसके बाद उसका लॉजिक समझ लेना। तुम्हें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये पैरामीटर c फंसा हुआ है, y कैन टेक ऑल वैल्यूज, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, लास्ट में जाके बस ओपन कर देना है। आंसर को तुम क्या बोलोगे? c बिलोंग्स टू -6, 0 ओपन, क्लोज नहीं होगा आंसर, आंसर क्लोज नहीं होगा।
आंसर ओपन होगा, यानी आंसर तुम्हारा डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोई पैरामीटर फंसा है, पैरामीटर मतलब ये सी फंसा है या ए लिख दें, कुछ भी लिख दें, और लिख दें y कैन टेक ऑल वैल्यूज, तो तुम जब लास्ट में आंसर निकालोगे उसको ओपन कर देना भाई, ओपन कर देना बस। अब क्यों, लॉजिक समझेंगे, अभी समझते हैं, अभी समझते हैं, रुक जाओ, यही तो ट्रिक है इसमें, यही तो है। जैसे मान लो ये भी आ गया, ये भी आ गया, बिल्कुल ऐसे ही पहले सॉल्व करेंगे फिर ट्रिक समझेंगे, फिर ट्रिक समझेंगे। सर सस्पेंस बना रहे हो आप ऐसा ही कुछ समझ लो, जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से इसको सॉल्व करो, बिल्कुल ऐसे ही कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट दिस अटेन्स ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, मतलब y की ऑल वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और क्या होगा, y माइनस ए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अब एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, एक्स में क्वाड्रेटिक की तरह डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ए वाई माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए वाई प्लस फोर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई कॉमन फॉर एवरी वाई हो गया, फॉर ऑल वाई, क्योंकि ये टेक्स ऑल रियल वैल्यूज है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, बस फिर इसका फिर से, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका ए तो पॉजिटिव ही है, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, इसका बस डी लेस देन इक्वल टू जीरो रख दो, इसका बस डी लेस देन इक्वल टू जीरो रख दो। समझ गए ना, ग्राफ से कोई भी चीज ऑलवेज पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब डी लेस देन इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देख लीजिए भाई, देख लीजिए भाई, करेक्ट। और अब फोर फोर कट गया, फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर कट गया, सो फोर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए, यानी ए लेस देन इक्वल टू वन, ए लेस देन इक्वल टू, ओ सॉरी, डी लेस देन इक्वल टू जीरो था, डी लेस देन इक्वल टू जीरो था, तो फोर लेस देन इक्वल टू फोर ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया। मतलब हम आंसर जो देंगे क्लोज्ड ए वन पर नहीं देंगे, ओपन दे देंगे। बस मैंने तुम्हें बोला लास्ट में ऐसे क्वेश्चन में ओपन कर देना, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन में ओपन कर देना, करेक्ट, लास्ट में ओपन कर देना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब सवाल ये है सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होगा सर, क्यों हम लोग लास्ट में जाके ओपन कर रहे हैं, जबकि हमारे आंसर में तो क्लियरली क्लोज्ड आ रहा है, क्लोज्ड आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो उसके लिए जरा हम क्या करते हैं, मोस्टली तुम किताबों में देखोगे इसका आंसर यही दिया हुआ है, क्लोज वाला दिया हुआ है, बी वाला, बहुत किताबों में है ये क्वेश्चन, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये क्वेश्चन बहुत बुक्स में दिया है और इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है। एक्चुअल में इसका आंसर डी होगा। अब सुन लो जरा क्यों, सुन लो, सुन लो, सुन लो भाई, हाँ जल्दी से सुन लो, सब लोग केयरफुली सुन लो, क्योंकि यहां तक का काम तो मुश्किल नहीं था। आपने बस डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन थी, डी लेस देन इक्वल टू जीरो, बस यही किया है और कुछ भी नहीं किया है। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हमने आपको एक बात बोली कि भैया यहां सी माइनस सिक्स और जीरो पे दिक्कत है, सिर्फ दिक्कत का है माइनस सिक्स और जीरो पे। चलो तो इनको जरा अलग से लेके देखते हैं क्या हो रहा है, क्वेश्चन को जरा चीर फाड़ करते हैं, सी को जीरो डाल के देखते हैं ना। सो कंसीडर सी इक्वल टू जीरो, कंसीडर सी इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या था, सी इक्वल टू माइनस सिक्स था। इन दोनों पे जरा देखते हैं, कंसीडर सी इक्वल टू माइनस सिक्स, इन दोनों को जरा अलग से एनालिसिस करेंगे कि भैया क्या हो रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन का क्या हाल हो रहा है। सो y की जो वैल्यू थी सी जीरो डाल के क्या बन जाएगी, देखो यहां सी जीरो डाल दो, यहां डाल दो जीरो, तो सी जीरो डाल के क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, उधर भी डाल देते हैं, उधर भी डाल देते हैं, क्या दिक्कत हो रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू सी था ना, हाँ, तो माइनस 12 हो जाएगा नीचे। इतनी बात सही है, इतनी बात सही है। हाँ, यहां तो अब ध्यान से सुनना, अब मेन चीज आने वाली है कि क्या दिक्कत हो रही है सी जीरो में। तो अगर आप देखें
इसमें से एक x कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एक x कॉमन आ रहा है, और x x कट गया। मजा आया? कल हुआ था ऐसा कुछ, कल हुआ था ऐसा कुछ। हाँ, कल हुआ था बेटा ऐसा कुछ। ऐसे ही यहां पर भी क्या हो जाएगा, देखो फैक्टराइज करो, x-3 x+2, नीचे x+4 x-3, यहां पे भी x-3 x-3 कट गया। आया कि नहीं आया मजा? करेक्ट। हाँ, यानी कि सर इसमें x0 नहीं हो सकता, कल बताया था आपने इसमें x0 नहीं हो सकता, और y आ गया x-1/x+1, और इसमें x3 नहीं हो सकता। ठीक है भाई साहब, जरा आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। हाँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही मैं x को 0, मतलब जो x को 0 डाल के y आएगा वो भी नहीं मिलेगा, तो अगर x 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y भी 0-1/0+1 नहीं हो सकता, यानी y -1 नहीं हो सकता। तो कहानी समझो जरा, कहानी ये है कि भाई इसके अंदर अगर C0 ले लिया तो x 0 नहीं हो सकता, और उस x 0 के लिए जो y आएगा y -1 नहीं हो सकता। बट वो क्या कह रहा था, वो तो कह रहा था y की सारी वैल्यू होनी चाहिए। वो क्या कह रहा था, y की सारी वैल्यू होनी चाहिए, बट y -1 तो हो ही नहीं पा रहा है। हमने देखा कि भैया y तो -1 हो ही नहीं पा रहा है इसके अंदर, बट आप चाहते हो y सारी वैल्यू ले ले, कहां ले पा रहा है बेचारा y, क्योंकि x 0 कट गया। सिमिलरली यहां पे x3 कट गया, तो x3 नहीं हो सकता, तो y 3+2/3+4, यानी कि y 5/7 नहीं हो सकता। y 5/7 नहीं बोला, बट क्वेश्चन में तो ऑल वैल्यू बोला है। क्वेश्चन में वो बोल चुका है भैया y सारी लेनी चाहिए, हमारी तो साफ दिख गया y नहीं ले पा रहा। एक भी एक्सेप्शन हो गया तो मैथ्स में तो चलेगा नहीं ना, मैथ्स में तो चलेगा नहीं, यानी हम बोलेंगे ये वैल्यू रिजेक्ट होंगी दोनों, ये वैल्यू रिजेक्ट होंगी। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स इस इंटरवल के, वहां पे हमेशा एक ऊपर नीचे का फैक्टर कटेगा, हमेशा एक ऊपर नीचे का फैक्टर कटेगा। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, ऊपर नीचे का फैक्टर कट जाएगा, और ऊपर नीचे का फैक्टर कटते ही डोमेन का एक एलिमेंट हटेगा, तो रेंज का भी एक एलिमेंट हट जाएगा। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, ये सब तुम्हें समझाने के लिए लॉजिक है, तुम्हें ये सब नहीं करना है। तुम्हें बस ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में बस ओपन कर देना है, इस वाले में स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है ये, कि भाई जिसमें जिसमें आपको एक्सप्रेशन के अंदर कोई सी वगैरह ए वगैरह दिया हुआ है, और वाई कैन टेक ऑल वैल्यू, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन में ही ये होगा, अदरवाइज कभी नहीं, अदरवाइज कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं हमेशा कटेगा। वो ऐसा क्यों होता है सर, हमेशा क्यों कटेगा? एक्चुअली D0 करने वाले पॉइंट्स हैं वो, तो उत्ते में मत जाओ, तुम उन सब चीजों में मत जाओ, रिक्वायर्ड नहीं है। बिकॉज तुम बस इतना याद रख लो कि हमेशा ऐसा होगा ही होगा, वो हमेशा ऐसा होता ही है मैथ्स में। सर आई फिगर्ड इट आउट माई सेल्फ, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है। अगर आपने खुद सोच लिया दैट मीन्स आपका थॉट प्रोसेस बन रहा है, वेरी नाइस, इसी तरह से बस करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बस तुम्हें क्या करना है, हाँ सर सिंगेज का सवाल है, तो सिंगेज में देख लेना आंसर क्या दिया है, ओपन देना चाहिए उन्हें, अगर नहीं दिया है तो गलत है। हाँ, कहीं मुझे किसी बुक का याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, बट मैंने कहीं देखा है आंसर क्लोज भी दिया हुआ है। चलिए एनीवेज, एनीवेज तो आप समझ गए, इसीलिए यहां पर भी लास्ट में ओपन कर दिया है, ओपन 1 से इंफिनिटी आंसर हो जाएगा, ओपन 1 से इंफिनिटी आंसर हो जाएगा। यहां भी करके देखना, घर पे देखना, 1 पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1, ओ सॉरी a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 डाल के देखना क्या हो रहा है। चलो देख ही लेते हैं कितना ही टाइम लगना है। ये देखो, दिख रहा है ऊपर नीचे से कट जाएगा, x कॉमन लूंगा, x-1, और नीचे भी माइनस कॉमन लिया, x-1, x-1 कटा, तो फिर से बेटा वही दिक्कत आएगी, यहां पर भी a1 के लिए y की एक वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, हाँ सर व्हाट इफ आंसर कम्स इन ओपन ब्रैकेट, अरे मेरे महान दोस्त ऐसे क्वेश्चन में ओपन नहीं आ सकता, क्योंकि तुम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लिखोगे, है ना, और फिर यहां इक्वल टू का आएगा ही, तो वहां वाला d लेस देन इक्वल टू ही आएगा, हमेशा ओपन नहीं, कभी ओपन आएगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। लास्ट में जाके तुम्हें बस ओपन करना है, मैं ये बोल रहा हूं। हाँ, तो याद रखेंगे इस चीज को, खुद से नहीं। एक कह रहा है यस सर सेंगेज में गलत दिया है, ठीक है, किसी इंसान ने तो लिखी होगी ना वो भी।
हाँ, डाउट सेक्शन, चलिए डाउट सेक्शन भी देख लेते हैं। डाउट सेक्शन, सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में ओपन करना है? बता तो दिया मेरे दोस्त, दो क्वेश्चनों में दिखा दिया। सेम लैंग्वेज अगर कहीं हो, क्या कि एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया है जिसमें एक सी ए कुछ फंसाया हुआ है और बोल रहा है कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यू, बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है, ऐसे में ही होगा, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं होगा। सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में होगा जब एक रैशनल फंक्शन विद अ वेरिएबल ए दिया हुआ है यहां पे भी, और लिखा हुआ है कैन अटेन ऑल रियल वैल्यू, वाई की ऑल वैल्यू हो पाएंगी, तब बस लगा देना। एक ही तो बता रहा हूं, एक ही टाइप का क्वेश्चन है और नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। इतना कोई सोचता नहीं है ना आंसर बनाने से पहले, निकाल दिया लास्ट में कर दिया। हमने थोड़ी ज्यादा इसमें तहकीकात कर डाली, इसलिए हमें समझ आ गया कि भैया क्यों ये रिजेक्ट हो रहा है। सर इसमें ए पॉजिटिव रेंज से वैसे ही रिजेक्ट हो रहा है, हैं? ए पॉजिटिव कैसे रिजेक्ट हो रहा है भाई? समझा नहीं मैं। मतलब बाकी ऑप्शन कह रहे हो क्या? हाँ, बाकी ऑप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, तो करेक्ट आंसर बता रहा हूं। सर आप कहाँ कहा रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन में, मतलब कैसा क्वेश्चन में? अबे यार हर्ष गावस्कर, क्या कर रहा है भाई तू? क्रिकेट खेलता बेटा तू, कहाँ पढ़ाई वढ़ाई में लग गया? हाँ, मैं कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन मतलब जिसमें एक रैशनल फंक्शन हो, ए फंसा हुआ हो, या पिछले वाले में सी फंसा हुआ था, एक रैशनल फंक्शन जिसमें एक अननोन फंसा हुआ हो, उसको बोला गया हो कि ये सारी वैल्यू ले लेगा, सारी वैल्यू ले लेगा, अटेन्स ऑल वैल्यूज, तो ऐसे क्वेश्चन में ओपन कर देना। और कैसे समझाऊं ये बता? हाँ, और कैसे समझाऊं? बताओ भाई, अब तो समझ गया कि नहीं? समझ गए हो हर्ष भाई? जिग्नेश, ओहो हो, जिग्नेश का बड़ा भाई, अच्छा। सर आपके पढ़ाने का तरीका एकदम सेवेज है, मस्त मक्खन की तरह समझ आता है। मैं कोशिश करूंगा 12th के लास्ट तक मैथ्स में पकड़ रखूंगा। टीके सर ओपी हैं, पकड़ रखूंगा, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। हाँ, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मेरा तरीका थोड़ा यूनिक है। एक्चुअली उसके यूनिकनेस का पर्पस मैं सही बताऊं तो क्या है कि मैं ना कभी आज तक लाइफ में 15 साल हो गए मैथ्स पढ़ाते हुए, मैं कभी लेक्चर, मतलब ऑफ ऑनलाइन में तो फिर भी देख लेते हैं स्लाइड क्या है, कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो, नहीं तो तुम बाद में कहोगे। ऑफलाइन में जब मैंने जितने भी साल पढ़ाया, मैंने कभी लेक्चर में पढ़ के नहीं गया, बस वहां पहुंच गया क्लास में, जो बच्चों ने पूछा जो पढ़ाना है वहीं पढ़ा दिया। उसका कारण है कि मैं खुद बंसल सर से पढ़ा हूं ना, और उन्होंने कॉन्सेप्ट इतनी स्ट्रांग कर दिए कि कभी मैथ्स में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसके बाद थ्योरी। तो मैं, मेरा भी तरीका यही है कि मैं तुम्हें इस तरह से समझाऊं थ्योरी कि तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए, और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए फिर बस काम बचेगा प्रैक्टिस का। जिसने फिर खूब सारी प्रैक्टिस कर ली उसका तो आईआईटी होगा ही बेटा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये है ये है, दैट इज व्हाट इट इज। चलिए, कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह समझ लोगे तो तुम्हें बढ़िया मजा आएगा, मेरे को भी, क्योंकि इसी तरह क्लैरिटी के साथ समझाए गए इसलिए मैं तुम्हें वैसे समझा देता हूं। मजा आ रहा है सर? लव यू, लव यू टू बेटा। सर क्वेश्चन में अगर वन ऑप्शन हो जिसमें सारे ब्रैकेट ओपन हो तो वो हमेशा सही होगा। हाँ बिल्कुल बेटा। सर ट्रिगो आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस के लिए पहले मॉड्यूल करें या असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस करें? बेटा जी पहले असाइनमेंट कर ले अगर दिक्कत होती है तो, क्योंकि वो असाइनमेंट की 1A 1B थोड़ी आसान है, थोड़ा सा होल्ड बन जाएगा। फिर 1C तो अच्छे लेवल की है, तो 1A 1B कर लो, 1C कर लो, फिर समय मिले तो मॉड्यूल भी कर लो, बट 1A 1B कर लो फिर मॉड्यूल भी कर सकते हो। 1A 1B उन लोगों के लिए जिनको ट्रिगो में बेसिक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ यार अब लर्न कर लिया, अब समझने के लिए फॉर्मुले कैसे लगाएं, उसके लिए मैंने वो 1A 1B 1C दिए हैं। ठीक है, हाँ। सर आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हो। मेरे दोस्त देख, स्पीड मैं वही लेता हूं जो जरूरत है, ठीक है, जो जरूरत है। धीरे धीरे तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, शुरू में कितनी धीरे पढ़ाता था मैं, याद करो। धीरे धीरे स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तो तुम्हें जेई लेवल तक कैसे ले जाऊंगा बताओ यार। चलो आगे बढ़ते हैं। सर साइंस स्कीम और वेवी कर्व में डिफरेंस क्या है? साइंस स्कीम वही है बेटा वेवी कर्व की। अब ये कोई और बैच से आए हुए लगते हैं। सर वॉइस में इशू है? क्या इशू है भाई? सर एकदम मजा आ रहा है, चलो सुन के अच्छा लगा। सर मैथ्स में मुझे सबसे अच्छी चीज, मुझे
काटना लगता है, कुछ कटता है तो बहुत मजा आता है। अच्छा सर प्लीज बीटी सोल्यूशन दे दीजिए। हाँ बेटा रास्ते में है बस। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, हमें सी की डोमेन निकालनी है, रेंज। अबे सी कोई फंक्शन थोड़ी है, सी की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। डोमेन और रेंज फंक्शन की निकलती है, ठीक है, वाई की। सर स्टेप रिपीट कर दो, कर दिए बेटा। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है? अरे यार कल के थ्योरी पढ़ो, कल का लेक्चर पढ़ो। हाँ चलो भाई वापस आते हैं हम। अब हम आ जाते हैं रैशनल रूट्स। चलो भाई आज बहुत चीजें करनी है, पीछे रह जाएंगे अगर हम, पीछे रह जाएंगे। पीछे रह जाएंगे भाई हम, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। चलो सामने देखेंगे आप। अब रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन से निकल के अब हम आ रहे हैं कंडीशनल फॉर रैशनल रूट। देखो रैशनल वर्ड सेम है, बाकी सब अलग है। रैशनल रूट या इंटीग्रल रूट्स ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मतलब मान लीजिए क्वाड्रेटिक दे दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। हम चाहते हैं कि इसकी रैशनल रूट्स आ जाएं। रैशनल रूट्स, रैशनल क्या होती है? बेसिकली सिंपल भाषा में तुम्हें पता ही है रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाय क्यू फॉर्म का, जिसमें सर रूट वगैरह नहीं होता है ना। बट रूट्स जो आती हैं अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a आ जाती है ना। तो सर इसमें तो स्क्वायर रूट पहले ही दिख रहा है, स्क्वायर रूट तो पहले से ही दिख रहा है। ध्यान से सुनेंगे, हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट नहीं दिखना चाहिए भाई, क्योंकि हम चाहते हैं रैशनल रूट आ जाए। तो रैशनल रूट कब आएगी? सोच के देखो, सोच के देखो। जैसे मान लीजिए मैं एक दे देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस या 5x। क्या करूं यार, क्या ही बनाऊं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 प्लस 24 यानी 49 आ गया। तो अब जब रूट्स निकालने जाओगे तो रूट 49 अपॉन 2a हो क्या जाएगा? रूट हट जाएगा, बेसिकली रैशनल रूट आ जाएंगी। तो यानी अगर तुम रैशनल रूट चाहते हो तो सिंपल सी कंडीशन क्या बन गई? डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए भाई, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तब जाके आपकी रूट्स रैशनल आ जाएंगी, तब जाके आपकी रूट्स रैशनल आ जाएंगी। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया, जैसे यहां आया 49, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया बेटा? एक परफेक्ट स्क्वायर आया है। तो अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर रूट का टर्म नष्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी रैशनल रूट्स बन जाएंगी। अब कई बार हम फंस जाते हैं, हम यहीं पर बस इतना ही लिख देते हैं। अब मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूं बड़ा प्यारा। देखो मान लो एक एग्जाम्पल ये था, एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ध्यान से देखना भाई, बड़ा मजा आने वाला है। एक एग्जाम्पल ये ले लिया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं। सर 25 माइनस 4 ए की जगह √6, सी की जगह माइनस √6, तो 25 प्लस 24 अभी भी 49 आ गया। सर डिस्क्रिमिनेंट तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखेंगे, डी जीरो रखने की जरूरत नहीं है। कोई कह रहा है सर डी जीरो भी तो हो सकता था, बेटा जीरो भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही है, जीरो भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो तुम एक स्पेशल केस बता रहे हो, तुम कह रहे हो डी जीरो रख दो तो भी आ जाएंगी। सर मैं कह रहा हूं बिल्कुल आ जाएंगी, मैं तो बोल रहा हूं जनरल केस बता रहा हूं कि डी को परफेक्ट स्क्वायर रखो, जीरो इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं कह रहा हूं जीरो ही नहीं, 4 भी रख दो, 9 भी रख दो, 16 भी रख दो, कुछ भी रख दो, परफेक्ट स्क्वायर रख दो, तो डी जीरो उसी में इंक्लूड हो गया। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर है इसमें जीरो भी आता है, जीरो इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट। हाँ इतनी बात सही है, इतनी बात सही है। अब देखो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, मैंने ये क्वाड्रेटिक थोड़ी सी चेंज करी, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 49 आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर आया है। बट जब रूट निकालने जाऊंगा, रूट्स निकालने जाऊंगा, -5 प्लस माइनस √49 अपॉन 2a, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? -5 प्लस माइनस 7 अपॉन 2√6। ये तो अब तुम देख सकते हो इर्रेशनल आ गया। ये क्या हो गया सर? ये तो इर्रेशनल आ गया भाई, √6 की टर्म तो प्रेजेंट रह गई। तो एक्चुअल जो कंडीशन हो जाएगी, फिर से ये बात भी बहुत कैजुअली लोग बस इतना लिख देते हैं, रैशनल रूट डी परफेक्ट स्क्वायर, गलत। रैशनल रूट्स का मतलब ये नहीं होता है कि डी परफेक्ट स्क्वायर ओनली, साथ में एक और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड
ए बी सी भी रैशनल होने चाहिए, क्योंकि ए बी सी के अंदर ही अगर रूट फंस गया तो बेटा क्या कर लोगे, तुम्हें तो यहां जो रूट दिख रहा था वो तुमने हटा दिया है, जो रूट दिख रहा था वो तो हटा दिया परफेक्ट स्क्वायर बना के, जो दिख ही नहीं रहा, मान लो बी में रूट आ गया, ए में रूट आ गया, फिर क्या कर लोगे, राइट। इसलिए अगर आप रैशनल रूट चाहते हैं तो डी परफेक्ट स्क्वायर बोलना अधूरी कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि आप बोलें डी परफेक्ट स्क्वायर है एंड ए बी सी भी रैशनल है। जैसे यहां पे ए इरैशनल हो रहा था, इस वजह से नीचे रूट 6 आके, रूट 6 आने की वजह से नीचे वो रैशनल नहीं बन पा रहा है। समझ गए ना, समझ गए, दोनों एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि डी परफेक्ट स्क्वायर होना सफिशिएंट नहीं है बेटा। इसका भी डी 49 आया है, इसका भी डी 49 आया है, इस केस में रैशनल आ गई, इस केस में रैशनल नहीं आई है। सर वाई सी रैशनल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, मजा आ गया। किसी ने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा कि सर सी को रैशनल क्यों होना है। सर आपने ठीक है ए की बात कर ली, बी की बात कर ली, ये बी आ रहा है यहां, ये ए आ रहा है यहां, ठीक है सर, सी को काहे को लपेट लिया साथ में, सी काहे लपेट लिए सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही तो मेरे को अच्छा लगता है, जब ऐसे डाउट्स पूछते हैं तो मजा आता है भाई पढ़ाने का, तब लगता है कि हाँ यार सामने वाला कोई सुन रहा है और वो भी अपना दिमाग चला रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। सोचो सोचो सोचो, क्यों सी को काहे लपेटा है मैंने, सी को क्यों लपेटा है। ए और बी तो समझ गए सर, फॉर्मूले के अंदर ही आ रहे हैं तो मजबूरी है इनको तो लेना। अच्छा चलिए इधर देखिए, डी अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर चाहते हो, डी का फॉर्मूला सोचो, डी तुम चाहते हो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है सर, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। अब बी स्क्वायर तो आ ही जाएगा कुछ अच्छा सा रैशनल, 4a भी रैशनल आ गया, और अगर तुम इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहते हो तो रैशनल तो है ही, रैशनल तो है ही, ठीक है जी। और रैशनल कब आएगा, बी स्क्वायर तो रैशनल है, 4a रैशनल है, और सी को भी रैशनल होना पड़ेगा क्योंकि रैशनल माइनस रैशनल ही रैशनल आएगा ठीक है, इसलिए बस डी के फॉर्मूले की वजह से। गुड, बढ़िया डाउट पूछा आप लोगों ने, दिमाग लगाया अपना, अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है बातें, क्या यहां तक क्लियर है? हाँ 4ac, वेरी गुड वेरी गुड। देखो खुद सोच भी पा रहे हैं, बहुत लोग सोच भी पा रहे हैं, तो ये होना चाहिए, मतलब दिमाग तुम लोगों में भगवान ने बहुत दिया है, ये मैं मानता हूं। तुम्हारे बैच में दिमाग की कमी नहीं है, सोच पाते हो तुम लोग, थॉट प्रोसेस बढ़िया है, बस थोड़ी सी जो शैतानी है उसे कम करके चैनलाइज कर दो अगर पढ़ाई में अपना वो समय, तो तुम बेटा बहुत बढ़िया कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे तुम लोग, ठीक है। ये सब बातें सोच नहीं पाते आमतौर पे बच्चे खुद से, तुम खुद सोच पा रहे हो, तो डाउट भी पूछ पा रहे हो, लोगों को तो बताना पड़ता है ऐसा क्यों लिया है सी, बट तुम खुद से सोच पा रहे हो, वेरी वेरी गुड। चलिए तो अब एक सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। ए बी आर ऑड इंटीजर्स देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ए बी आर ऑड इंटीजर्स देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस विल बी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, उसकी रूट पूछिए, रैशनल होगी, इरैशनल, नॉन रियल, इक्वल। तो बस सवाल तो पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट से स्टार्ट होगा, डिस्क्रिमिनेंट पर ही खत्म होगा। जल्दी से स्टार्ट करिए और बताइए पोल पर कि इस सवाल में क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट देखना है बस, जल्दी से देखो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल डालो इसका। ए की जगह तो 2a है, बी की जगह 2a प्लस बी है, सी की जगह b है। डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2a, c की जगह b। सिंप्लीफाई करेंगे, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 8ab हो गया, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab हो गया। और बेटा ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर मुझे दिख गया, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी डिस्क्रिमिनेंट भाई साहब क्या आ गए हैं, परफेक्ट स्क्वायर आ गए हैं सर, परफेक्ट स्क्वायर आ गए हैं। और देख लीजिए क्या ए और बी, ए और बी तो इंटीजर दिए, इंटीजर तो रैशनल ही होते हैं, तो ए बी इंटीजर हैं, यानी ये सब रैशनल है, और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स बन गई। रैशनल रूट्स इसकी होनी चाहिए, रैशनल रूट्स इसकी होनी चाहिए। समझ गए दोस्त, समझ गए, रैशनल रूट्स होनी चाहिए बिल्कुल सर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब इसका एक और तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, कुछ कुछ खुरापात आ रही है दिमाग में, देखो
ये तो हो गया भैया, डिस्क्रिमिनेंट से हमने कर डाला। दूसरा मुझे दिख रहा है, क्यों ना इसको फैक्टराइज कर देते सर। 2ax² ब्रैकेट खोलो प्लस 2ax प्लस bx प्लस b। ठीक है भाई साहब, मैंने क्या किया कि चलो यार फैक्टर बना के देखते हैं, शायद कुछ हो जाए, है ना, 10वीं क्लास वाला मैथ लगाते हैं। 2ax कॉमन इन दोनों में से, 2ax कॉमन x प्लस 1, इन दोनों में से b कॉमन x प्लस 1, और अब तुम समझ गए बेटा, x प्लस 1 b कॉमन 2ax प्लस b, यानी कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -b/2a, -b/2a आ गया। हो गया खेल खत्म। समझ गए ना, क्योंकि भाई -1 भी रैशनल है और b और a तो ऑड इंटीजर थी, तो -b/2a भी रैशनल नंबर ही लेकर आ रहा है, यानी दोनों रैशनल नंबर हो गए। और वो इक्वल हो नहीं सकते, वो इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि नीचे 2 का फैक्टर आ रहा है, ऊपर ऑड नंबर है, कभी 2 कटेगा नहीं, ये इक्वल कभी नहीं आ सकते। तो रैशनल रूट्स ही एक ऑप्शन होने वाला है। सर इक्वल क्यों नहीं होंगे, बता दिया ना अभी कि भाई ये -1 है, ये कभी -1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बी में तो ऑड नंबर है, बी तो क्या है, ऑड नंबर। 2 कभी कटेगा ही नहीं है, 2 लिखा हुआ है, 2 कभी नहीं कटेगा इससे, तो ये तो एक फ्रैक्शन ही रहेगा हमेशा। -b/2a तो एक फ्रैक्शन ही रहने वाला है। इसलिए हाँ, वर्टेक्स जैसी रूट आ गई, ठीक है, वो आ गई। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर है, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रल रूट्स की। ठीक है, अभी हमने क्या बात करी, रैशनल रूट्स की। मैंने साथ में एक और टॉपिक लिखा था, इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, चलिए अब जरा इसी को कॉपी मारते हैं और अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रल रूट्स। मतलब अब डब्बा यहां की जगह यहां पर आ जाएगा, इंटीग्रल रूट्स अब हम पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रल रूट्स का मतलब है बेसिकली रूट्स इंटीजर होने चाहिए। देखो रैशनल नंबर में तो क्या आ सकता है, 2/7 भी आ सकता है ना, 5/7 आ सकता है रूट, बट इंटीजर रूट में तुम्हें पता ही है इंटीजर और रैशनल में क्या फर्क है। रैशनल में 5/7 आ गया, इंटीजर में नहीं आ सकता। तो इंटीजर रूट्स में इसी की तरह चलेगा काम। यहां तक तो सेम है क्योंकि रैशनल तो होना ही चाहिए, उसके आगे भी अब कुछ हमें करना पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे। सर लोकेशन ऑफ रूट्स कब स्टार्ट होगा, बस एक क्वेश्चन के बाद। इसके ऊपर एक क्वेश्चन इंटीजर रूट्स का कराऊंगा, 2 क्वेश्चन, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर आपका लोकेशन ऑफ रूट शुरू होने वाला है। तो ध्यान से सुने भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है ये इंटीजर रूट का कॉन्सेप्ट। तो इंटीग्रल रूट्स पर आ जाते हैं। रैशनल तो होंगे ही होंगे क्योंकि इंटीजर है तो रैशनल तो है ही, बट उसके साथ हमें एक और चीज देखनी है। अब देखो ये रूट्स जो अल्फा बीटा हैं, ये रैशनल तो आ गए, ये रैशनल तो आ गए क्योंकि आपने डी को परफेक्ट स्क्वायर कर दिया, एबीसी को भी रैशनल कर दिया, तो ये रैशनल तो आ गए। बट अब क्या है, इंटीजर भी आना चाहिए, यानी नीचे का पार्ट कटना चाहिए, सिंपल सी बात। अब देखो रैशनल को इंटीजर को ना हम जनरल केस नहीं स्टडी कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है उसमें प्रोसेस, क्योंकि 2a कटना चाहिए, कैसे पता हमें a पे डिपेंड करेगा वो। तो हम ले लेते हैं a की वैल्यू 1, a1 लेके एनालिसिस कर लेते हैं। सर a2 हो गया तो 3। वैसे 99% क्वेश्चन जो होते हैं इंटीग्रल रूट्स के, उसमें a1 ही दिया होता है क्योंकि वो अपने आप में इतना लेंथी हो जाता है a1 के बाद भी, नहीं तो तुम्हें नहीं देते। जैसे a1 अगर ले लूं तो जो रूट्स आते हैं वो -b ± √d आ गए अपॉन 2। ध्यान से देखना भाई, अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार बात बताने वाला हूं। अगर a है तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, a को 1 ले लिया है, मैं बोल रहा हूं ये हमेशा इंटीजर ही आएगा, ये हमेशा इंटीजर ही आएगा। सर ये क्या बात बोल दी आपने? जी हां, ध्यान से सुनना, थोड़ा ग्रैस्प कर लो। मैं कह रहा हूं अगर a1 है, अगर a1 है तो जैसे ही रैशनल रूट आए वो इंटीजर भी अपने आप बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। सोच के देखो ऐसा कैसे हो गया सर, यही तो बात है सोचने वाली, सोचने वाली बात है। ये कैसा हो गया सर? मैं कह रहा हूं, दोबारा सुन लो, मैं कह रहा हूं अगर a1 है तो रूट सी आ गई -b ± √d। √d तो तुम्हारा d तो परफेक्ट स्क्वायर था, d तो परफेक्ट स्क्वायर था, मान लीजिए d जो है तुम्हारा p स्क्वायर फॉर्म का है, d तुम्हारा p स्क्वायर फॉर्म का है, ठीक है। हाँ, तो अगर डी पी स्क्वायर फॉर्म का है तो रूट डी पी हो जाएगा बेसिकली। तो रूट्स जो आएंगे -b ± p/2 आ जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं ये चीज हमेशा इंटीजर आ जाएगी,
एक लिख रहा है नॉट ऑलवेज आएगी बेटा ऑलवेज, यही तो बात है, मजेदार बात तो यही है। हाँ वेरी गुड, कुछ लोग समझ भी गए। तो मैं कह रहा हूं देखो, हमें बस ये देखना है ये बी जो है ऑड है इवन है क्या है। तो मान लेते हैं केस 1 ले लेते हैं, बी इज इवन। ठीक है जी, बी अगर इवन है तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है। बी को मैंने इवन ले लिया पहले, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो इवन है और 4ac भी इवन है, तो इवन माइनस इवन हमेशा इवन होता है, यानी डी भी इवन होगा, डी भी इवन होगा। तो अगर बी इवन है तो डी भी इवन होगा, यानी रूट डी भी इवन होगा, रूट डी भी इवन होगा। यानी न्यूमरेटर में क्या लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है भाई अगर बी को मैंने इवन ले लिया तो ये भी इवन और ये भी इवन, इवन प्लस इवन, इवन माइनस इवन तो 2 से डिविजिबल होता ही है, इंटीजर बनी जाएगा। पहला केस समझ गए हो, पहला केस समझ गए हो कि अगर बी इवन नंबर है, बी अगर इवन नंबर है तो तुम्हारा डी भी इवन नंबर आएगा, रूट डी भी इवन नंबर आएगा, ऊपर इवन प्लस इवन, इवन माइनस इवन हमेशा इवन आता है, 2 कट जाएगा, इसलिए इंटीजर आ जाएगा। आया ना मजा, आया ना मजा। अब ऐसे ही सेकंड केस ले लेता हूं, बी को ऑड, बी को ऑड ले लेता हूं, बी को ऑड ले लेते हैं। देखो बी को ऑड ले लिया, अब अगर बी ऑड हो गया भाई साहब तो डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो बी स्क्वायर भी ऑड होगा उसमें से 4ac मतलब इवन नंबर गया, ऑड माइनस इवन ऑड ही होता है, ऑड ही होता है। तो रूट डी भी ऑड होगा क्योंकि रूट डी तो परफेक्ट स्क्वायर है, रूट डी भी ऑड होगा, रूट डी भी ऑड होगा, है ना। तो अगर बी अब ऑड लिया है तो रूट डी भी ऑड आ गया, यानी कि अब ये दोनों ऑड प्लस ऑड हो गए या ऑड माइनस ऑड हो गए, ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, ऑड माइनस ऑड भी इवन होता है, 2 फिर से कट जाएगा, यानी 2 तो नष्ट होना ही है हर केस में, हर केस में बेटा 2 तो जाना ही है। तो मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया कि 2 तो हमेशा कटेगा। यानी मैंने क्या प्रूफ करा है कि भाई अगर तो डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया और A1 है तो रैशनल रूट्स क्या, इंटीजर भी आ जाएंगी रूट्स। देख रहे हो ना कितनी मैजिकल चीज है मैथ्स में कि भाई अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है और A1 है तो रूट्स सिर्फ रैशनल नहीं इंटीजर भी आ जाएंगी। डिस्क्रिमिनेंट रूट 2 हो गया तो डी रूट 2 नहीं हो सकता दोस्त, डी परफेक्ट स्क्वायर हम ले चुके हैं ऑलरेडी, रैशनल की कंडीशन तो है ही, इंटीग्रल रूट बनाने के लिए रैशनल तो बनाना ही है, मतलब डी को परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही है। अब मैं कह रहा हूं अगर परफेक्ट स्क्वायर है डी, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तुमने और साथ में A1 है तो रूट्स हमेशा इंटीजर ही आएंगी, रूट्स हमेशा इंटीजर ही आएंगी। सोचने वाली चीजें हैं सब, तुम सोच रहे हो सर हमने क्यों नहीं सोचा है कभी खुद, 10th क्लास वाली चीज ही तो लग रही है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है 11th का, क्या है तुम्हारा 10th का फॉर्मूला लेके एनालिसिस कर रहा हूं, बस मैं 10th का ही फॉर्मूला लेके एनालिसिस कर रहा हूं। सर एक बार ऑड वाला और समझा दो, समझा देता हूं बेटा। देखो अगर बी ऑड लिया है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई, मच्छर कहां से आ गया, हाँ डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर भी ऑड ही रहेगा, सोचो क्योंकि अगर बी ऑड है तो बी स्क्वायर भी ऑड है, 4ac तो इवन ही है, बाहर 4 चिपका हुआ है भाई, जो मर्जी होता रहे, 4ac तो इवन ही है, तो ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड होता है सर, ऑड होता है सर, ऑड माइनस इवन तो ऑड होता है, यानी डी ऑड आ गया, यानी रूट डी भी ऑड आएगा। तो जब बी ऑड है तो रूट डी भी ऑड आ गया, जब बी इवन है तो रूट डी भी इवन आ गया, यानी न्यूमरेटर हमेशा 2 से कट जाएगा, बस यही मैंने समझाया। सर अगर ए कुछ और होता तो, हाँ यही तो, ए तो बेटा सारा खेल पलट देगा, ए को 2 ले लोगे तो फिर तो भाई बहुत केसेस बनते जाएंगे, तो इसलिए हमें ए को 1 ही लेना होता है। जनरली रैशनल इंटीग्रल रूट्स वाले क्वेश्चन में तुम देखोगे A1 ही दिया जाएगा, तुम्हें A1 ही दिया जाएगा। चलो करते हैं, जैसे करते हैं एक सवाल और अच्छी तरह तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट द इक्वेशन दिस हैज इंटीग्रल रूट्स, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, रूट्स उसके इंटीजर होने चाहिए। एक नेचुरल नंबर दिया है, ए की रेंज दी है 6 से इंफिनिटी। ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक करके दिखा रहा हूं मैं। सर 4ac इवन कैसे हुआ, अरे मेरे दोस्त यार 4ac कैसी बातें कर दी, 4 को मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर से कर ले, किसी भी इंटीजर से कर लो बेटा तो इवन ही तो आएगा यार, कैसी बात है यार, ये दर्द हो रहा है बेटा, मुझे दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। 4ac को भी तुम बोल रहे हो कैसे कैसे इवन हो गया सर,
चलो वापस आएंगे क्वेश्चन में। तो मुझे यहां पे एक क्वाड्रेटिक दिख रही है जिसमें a1 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 दिया है, यानी बस मुझे डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है डिस्क्रिमिनेंट को, राइट। डिस्क्रिमिनेंट को बेटा बस परफेक्ट स्क्वायर करना है। किसी ने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा, अभी मैंने चैट पे देखा, कह रहा है कि सर आपने ये सब जो कहना था कह दिया, मैंने एक नया केस सोचा है सर इसमें। वो कह रहा है कि सर अगर डी जीरो हो जाए और बी ऑड नंबर हो जाए फिर क्या करोगे आप? सुन रहा है क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर डी तो जीरो आ जाए, मान लो डी जीरो आ जाए। सुन लो भाई का डाउट सुन लो, इसको भी मैं समझा देता हूं। वो कह रहा है सर डी जीरो आ जाए और बी ऑड आ जाए, फिर तो सर आपके थ्योरी फेल हो गई, इंटीजर बन ही नहीं पाएगा। सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो इसका डाउट? सोचो सोचो। वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए सर और बी ऑड आ जाए। बताओ बताओ जल्दी बताओ कि क्या दिक्कत है इसके डाउट में, क्या दिक्कत है इसके डाउट में? डी जीरो एंड बी ऑड आ जाए सर, तो कह रहा है इंटीजर बनेगा ही नहीं सर, आपकी थ्योरी फेल हो गई। नॉट पॉसिबल, हाँ बट कैसे कैसे क्यों बताइए? इज नॉट पॉसिबल, वेरी गुड भैया जी। डी को जीरो ले रहे हो मतलब इवन ले रहे हो, डी को जीरो क्या होता है कि इवन नंबर होता है, और अभी बताया जब डी इवन तभी आएगा जब बी भी इवन है, तो तुम डी को तो जीरो ले लो, यहां वाला बेटा तुमने जीरो उठा लिया इवन, और इधर वाला केस उठा लिया, ऐसे बेटा नहीं चलेगा क्रॉस कनेक्शन। हाँ ठीक है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी जीरो करते ही बी तुम्हारा ऑड आ ही नहीं सकता, और ये तुम यहां से भी देख सकते हो, क्योंकि अगर डी जीरो है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जीरो है तो बी स्क्वायर आ गया 4ac, 4ac तो इवन नंबर है भाई, बी स्क्वायर इवन नंबर आया तो बी भी इवन ही आएगा ना दोस्त, इसलिए बी ऑड नहीं हो सकता, तो डी जीरो बी ऑड नहीं हो सकता। सही है, गुड, अच्छा डाउट है, डाउट कोई खराब नहीं है, बढ़िया डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आ रहे थे क्वेश्चन पे, बड़े अच्छे क्वेश्चन पर, कहां गया ये वाला पहले? हाँ, डी को बस परफेक्ट स्क्वायर रखना है और कुछ भी नहीं करना है ना, क्योंकि मैंने देख लिया ए वन है, डी को परफेक्ट स्क्वायर रखते ही कहानी खत्म हो जाएगी, तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4, ए तो 1 है, सी माइनस ए है, तो 1 प्लस 4 ए को परफेक्ट स्क्वायर रखना है, 1 प्लस 4 ए को परफेक्ट स्क्वायर रखना है, बस हमें यह देखना है कि 1 प्लस 4 ए परफेक्ट स्क्वायर कब कब हो पा रहा है, तो ए की वैल्यू छांटो यहां से, ए को 6 रख दूंगा, 24 और 1 25 बिल्कुल, तो ए तो 6 हो सकती है, और क्या हो सकता है सोचो? 7 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 11 45 नहीं, 12 13 14 15 16 12, हाँ 12 हो रही है, 12 हो रही है ए, देखो ए को 12 डाल दिया तो 12 फोर द 48 प्लस 1 49 हो रहा है ना, बस ये देखते जाओ किस किस का होल स्क्वायर हो रहा है। फिर अगली बार आएगा 49 पहले आया, देखो पहले क्या आया, 5 का होल स्क्वायर आया है, फिर आया 7 का होल स्क्वायर, अब आएगा 9 का होल स्क्वायर, किस पे आएगा सोचो सर? 9 का होल स्क्वायर मतलब 20 पर आएगा, 20 पर आएगा, सोच पा रहे हो? 4 इंटू 20 80 और 1 81, समझ गए? ए 12 आ गया, फिर ए 20 आ गया, अब अगला 81 आ रहा है 9 का, फिर अगला 11 का होल स्क्वायर आएगा, 11 का होल स्क्वायर कब बनेगा देखो, ये 121 मतलब वो 120, 30 पर हो जाएगा सर, 30 पे हो जाएगा, ऐसे करते जाओ, ढूंढ लो ए की वैल्यू कितनी हो रही है, ए की वैल्यू ढूंढ लो कितनी हो रही है। 6 के मल्टीपल नहीं बन रहे भाई, इतना सिंपल नहीं है, 6 के मल्टीपल नहीं बन रहे हैं, 6 12 20 30 ऐसे बन रहा है, ये एक्चुअली एक सीक्वेंस है, पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज में, कौन सा सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस हम पढ़ेंगे। लास्ट टर्म कहां जाएगी अगला सोचो? 42 जाएगी अगली, समझ रहे हो ना? इसमें 6 का गैप, फिर 8 का गैप, 10 का गैप, 12 का गैप, अगला 14 का गैप हो जाएगा, 56 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर 16 का गैप हो जाएगा अगले में, 14 के बाद 16 का गैप हो जाएगा, 72। कहां तक जाना है? ओह इन्फिनिटी नहीं है भाई, ये 100 है, इन्फिनिटी तक तो बेटा हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, इन्फिनिटी तक कहां घूमेंगे हम, 6 to 100 है रेंज, 6 to 100 में आपको बताना है ए की वैल्यूज, 6 to 100 में, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो चलता जाएगा भाई, कहानी चलती जाएगी, है ना? हाँ इनफाइनाइट नहीं लेना है हमें, हमें देखना है अगला कहां तक जाएगा, तो अगला हो जाएगा
बताइए बताइए। 90। आई थिंक 90 आएगा, 90 तक आएगा, सोच के देख लो, 90 तक जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे हम इतना गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज आ गई, तो फाइनल आंसर हो गया 8 वैल्यूज ऑफ ए। आंसर हो गया 8 वैल्यूज ऑफ ए, ये 8 वैल्यूज पॉसिबल है। करेक्ट, हाँ 8 वैल्यूज तक जाएगा। मेरे को देखो कैसे पैटर्न पता था, ये 6 हो रहा है, 2 3 जा 6, अगला 12 हो रहा है, 3 4 जा 12, अगला 4 5 जा 20 हो रहा है, अगला 5 6 जा हो रहा है, देखो ये 6 7 जा हो रहा है, और ऐसे लास्ट में जाते जाते 9 इंटू 10 हो रहा है। अगले नंबर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है बस, वो 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ऐसे 9 10 जा 90। अगला लोगे 10 इंटू 11 110, वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए अगला 110 आता, बट वो नहीं लेना है। 10 इंटू 11 आता, वो हमें नहीं लेना है। तो ट्रिक है वो सीक्वेंस सीरीज में सीख जाओगे, अभी ये कैसे मैंने लिखा वो सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है, बट हाँ 8 वैल्यूज है अभी। ये मेथड 1 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम गए। चलो अब एक इसका बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच बता देता हूं तुम्हें। ये तो हमने डिस्क्रिमिनेंट से कर लिया, और डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही हम खुश हो गए, क्योंकि हमें पहले से पता है डी परफेक्ट स्क्वायर बनते ही ए तो 1 है ही उसका, तो अपने आप इंटीजर बन जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ और ए 1 है, तो मैंने प्रूव कर दिया था इंटीजर बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। सीरीज का नेम क्या है सर, आगे करेंगे, सब करेंगे, सीक्वेंस सीरीज में करेंगे, नाम भी बताऊंगा, काम भी बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताएंगे, सब बताया जाएगा तुम्हें। अभी के लिए बस पहले मेथड 2 पर आ जाइए। मेथड 2, ये तो हो गया मेथड 1, हम डिस्क्रिमिनेंट से गए। मेथड 2, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। हाँ तो भाई अगला जो मेथड है वो डिस्क्रिमिनेंट से नहीं है, वो है अल्फा बीटा सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। तो भाई हमें रूट्स चाहिए इंटीजर, हमें रूट्स क्या चाहिए, इंटीजर, तो हमने अल्फा बीटा मान लिया इंटीजर, तो अल्फा प्लस बीटा तो 1 हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा माइनस ए हो गया। ध्यान से देखना, बहुत इजीली इससे भी हो जाएगा, इससे भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो हमारी अल्फा और बीटा दो ऐसी इंटीजर हैं, दो ऐसी इंटीजर हैं जिनका सम तो 1 है ना, और उनका प्रोडक्ट माइनस ए है, और ए तुम्हारा नेचुरल नंबर है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि भैया एक इंटीजर पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी, क्योंकि तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी। तो क्या क्या हो सकता है, क्या -1 और 2 हो सकती है, मैं अल्फा बीटा की वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, क्या -1 और 2 हो सकती है, क्योंकि -1 और 2 का सम तो 1 आ गया, सम तो 1 आ गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेनी है क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव लाना है, बट -1 और -1 और 2 का प्रोडक्ट लूंगा तो ए तो यहां से 2 आ जाएगा, बट ए उसने बोला है 6 से शुरू होगा, 6 से शुरू होगा। समझ गए, ओरल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना ये वाला मेथड कैसे मैं कर रहा हूं। -1, 2 मैंने अल्फा बीटा लिए, पहले मैंने देखा दो इंटीजर का सम 1, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, -1 2 ली, बट -1 2 में मुझे दिक्कत ये लगी कि भाई चलो सम तो 1 आ गया इनका, बट प्रोडक्ट में आ भी जाएगा -2, बट ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बट ए तो मुझे 6 से जाना है, मतलब -1 2 मुझे नहीं लेना है। फिर मैंने देखा यार इसको -2 और 3 कर देता हूं, क्योंकि -2 और 3 करते ही ए तो अब तुम्हें इनका प्रोडक्ट 6 मिल जाएगा, और 6 हमें लेना अलाउड है, 6 हमें लेना अलाउड है, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। करेक्ट, अगली और देखो, इसको -3 4 कर दो, क्योंकि सम 1 रखना है भाई हमें, तो -3 से करा है तो उसे 4 करना पड़ेगा, सम 1 रखना है, और यहां से इनका प्रोडक्ट ए की वैल्यू 12 आ जाएगी, समझ गए। फिर -4 और 5 ले लो, तो यहां से ए 20 आ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में -9 और 10 ले लोगे तो ए की वैल्यू 90 आ जाएगी। जैसे ही अगला लोगे -10 और 11, -10 और 11 जैसे ही लोगे बेटा अल्फा बीटा को, तो तुम्हारी ए की वैल्यू 110 चाहेगी, बट वो तो हो नहीं पाएगा, 100 तक ही लेना है, इसको भी इग्नोर कर दोगे। करेक्ट, ऐसे चलती जाएगी। दोबारा सुन लो भाई, इसमें काफी लोगों का दिमाग जो है, वो कल बोल रहा था ना हमारा भाई, क्या नाम था उसका, आत्मा सूख गई सर ये इस वाले में भी वही हुआ है कुछ लोगों का। सुन लो सुन लो भाई, मैंने क्या बोला इस बार, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट भूल जाओ। मैंने कहा तुमने अल्फा प्लस बीटा देखा 1 है, और अल्फा इंटू बीटा देखा -a है, करेक्ट, हाँ करेक्ट।
बट ये इस बार लग गया क्योंकि सम कांस्टेंट आ गया। ये मत सोचना रे मैं तो मेथड 2 लगा लूंगा हर बार, इस बार लग गया क्योंकि सम फिक्स्ड आ गया है। अगर ए यहां भी फंसा होता तो फर्स्ट मेथड जनरल मेथड है राइट, वो भी आना चाहिए। तो सम 1 हो गया, प्रोडक्ट माइनस ए हो गया। तो मैंने दो इंटीजर सोची जिनका सम 1 होता है, और दोनों इंटीजर का साइन भी उल्टा होना चाहिए क्योंकि अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव है। तो भाई सबसे पहले दिमाग में आई -1 और 2। -1 और 2 को जोड़ता हूं तो 1 आता है, बट जब इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ए तो वहां से 2 आ जाएगा, बट A2 मुझे अलाउड नहीं है, ए की वैल्यू 2 लेना अलाउड नहीं है, इसलिए यहां से तो A2 मिलता, बट वो मुझे अलाउड नहीं है इसलिए मैंने काट दिया। फिर मैंने अगला इसको -2 कर दिया, तो इसको 3 ही करना पड़ेगा ताकि इनका सम 1 मेंटेन रहे, राइट 1 इनका सम मेंटेन रहे। तो -2 और 3 का सम 1 है, और जैसे ही इन्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस तो कटी जाएगा, खैर ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, करेक्ट। फिर अगला मैंने -3 4 ले लिया तो 12 आ गई, -4 5 ले लिया 4 5 20 आ गई। अगला -5 6 ले लेना तो 30 आ जाएगा, -6 7 -7 8 -8 9 -9 10 लेते ही 90 आ जाएगा, और अगला जैसे ही लूंगा -10 11 तब तो ए बाहर निकल जाएगा, इसलिए उसे मैंने काट दिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला कर लो, जिनको भाई इसमें ज्यादा आत्मा सूख रही है वो फर्स्ट मेथड कर लें। चलिए चलिए भाई साहब, अब एक लास्ट दे रहा हूं, वो भी तुम होमवर्क में करोगे, इसमें तुम्हें होमवर्क में करना है, कल इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर से इंटीजर रूट्स पर है। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक मेथड भी है इसका, ठीक है। हाँ सर 2 -3 क्यों नहीं लिया, एक पूछ रहा है भाई हमारा कि सर 2 -3 क्यों नहीं लिया, -2 3 लिया। अबे 2 -3 कैसे ले लूं, इनका सम क्या है, अल्फा और बीटा का सम -1 थोड़ी चाहिए, 1 चाहिए ना बेटा। 2 -3 का तो सम -1 होता है, हमें तो 1 चाहिए, इसलिए मैंने ये वाले नहीं लिए, इसलिए ये वाले बेटा नहीं लिए। मेथड 1 भी अच्छा है, 2 भी अच्छा है, जो अच्छा लगे वो करो। सर हिंट दे दो, अबे यार हिंट नहीं देना चाहता इसमें मैं, चलो हिंट दे देता हूं, 1 को उधर ले जाना राइट में बस। इसमें डीवी वगैरह मत सोचना, बहुत लंबा हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकालने जाओगे, 2024 दिख रहा है ना, समझ जाओ कुछ ना कुछ लोचा है भाई वहां। चलिए चलिए, अब हम आते हैं भाई साहब हमारे आज के मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। ध्यान से सुन लीजिए भाई, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रही है, और जितनी आत्मा अभी तक सूखी है अगर कुछ लोगों की, तो बेटा अब और सूखेगी इस वाले टॉपिक में, थोड़ा सा पानी वानी लेके बैठ जाओ, हाँ ठंडी छींटे मार लो सर पे, ताकि आत्मा ना सूखे बेटा तुम्हारी, है ना, क्योंकि ये वाले टॉपिक में बहुत दिमाग लगेगा। हाँ दिमाग पे थोड़ा पानी डाल ले सर पे, ऐसे ऐसे करके, हाँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए दिमाग। हाँ चलिए चलिए भाई, लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट किया जाए, लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट किया जाए। डाउट ले लो सर, कुछ लोग तो लगे पड़े हैं, बट डाउट ले लो सर आप हमारे, और कुछ मत पढ़ाओ आप, बस डाउट लेते जाओ। डाउट भी लूंगा बेटा, अभी लूंगा, अभी आएंगे ना जब डाउट इसके बाद, तब लूंगा। एक कह रहा है कि सर मैंने डाल लिया पानी सर पे। बहुत बढ़िया, सही में मत डाल लेना, पता चला उधर मम्मी की तरफ से उड़ती चप्पल आई कि क्या बेवकूफी कर रहा है, क्या पागलपंती कर रहा है, पानी की बोतल सर पे डाल रहा है, पूरा के पूरा कमरा गीला कर दिया। मेरे ऊपर डाल देगा फिर, सर ने बोला है, हमारे हमारे सर ने बोला है, देख लो। चलो सामने देखेंगे। हाँ तो लोकेशन ऑफ रूट्स है क्या, देखो नाम से समझ आ रहा है, लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या है सर, गूगल लोकेशन, सर गूगल मैप में आती है जो लोकेशन, हाँ वही वैसा ही कुछ, बस लोकेशन ऑफ रूट्स है, मतलब रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे गूगल मैप में लोकेशन आती क्या होता है भैया, कोऑर्डिनेट पता लग गया, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दे दी हमें, वैसे ही लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि रूट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको।
क्वाड्रेटिक सर देंगे नहीं क्या? क्वाड्रेटिक होगी तो हम तो रूट्स ही निकाल लेंगे। नहीं, क्वाड्रेटिक ना फिक्स नहीं होगी। जैसे अभी तक तुम्हें क्वाड्रेटिक मिलती है x² - 5x+1, तो तुम भैया चैंपियन लोग हो, तुम तो कहोगे हम तो रूट्स ही निकाल डालेंगे इसके। वो क्वाड्रेटिक तुम्हें ऐसी नहीं देगा। इस टॉपिक के अंदर तुम्हें क्वाड्रेटिक के अंदर एक अननोन घुसा के दिया जाएगा, जैसे ऐसे x² - 5x+7 जैसे मान लो। तो क्वाड्रेटिक में एक अननोन पैरामीटर, जिसको हम बोलेंगे पैरामीटर, वो वाला नहीं बेटा जो सर्कल का होता है, वो पेरीमीटर होता है। ठीक है, पैरामीटर एक मतलब वेरिएबल कह लो, एक तरह से वेरिएबल कह लो। ठीक है, पैरामीटर मतलब एक चीज जो वेरी कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे ए वेरी करेगा वैसे वैसे क्वाड्रेटिक भी चेंज हो जाएगी। सुन लो सुन लो, ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, कि भाई हमें क्या दिया जाएगा, एक क्वाड्रेटिक जिसमें कुछ ना कुछ फंसाया हुआ होगा, जबरदस्ती का एक के टी कुछ भी उल्टा सीधा एक पैरामीटर फंसा के देंगे अदर देन एक्स। और क्योंकि अब फिर तुम रूट निकालने लायक तो रहोगे नहीं, क्योंकि भैया कितनी घंटी घटिया रूट आएंगी इसकी, राइट। बट ये बोल देगा कि भैया रूट के बारे में कुछ हल्का फुल्का सा दे देगा नॉलेज, लोकेशन, गूगल मैप पे लोकेशन भेज देगा रूट्स की, कि भाई रूट्स जो हैं 4 से बड़ी हैं। रूट्स क्या है, दोनों 4 से बड़ी हैं। अब बताओ ए की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी? समझ गए क्वेश्चन क्या होगा? सो लोकेशन ऑफ रूट्स में क्वेश्चन ये बनेगा, ए की ऐसी वैल्यू बताओ सच दैट, मैंने रूट्स के तुम्हें गूगल मैप के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, मतलब रूट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, दोनों रूट सपोज 4 से बड़ी हैं, या दोनों रूट पॉजिटिव है, या दोनों रूट नेगेटिव है, या दोनों रूट 4 से छोटी है, कुछ भी उल्टा सीधा दे देंगे यार। लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब है रूट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत अलग अलग तरीकों से दी जा सकती है। ठीक है, ध्यान से सुन लो, समझ गए? तो क्वेश्चन क्या होगा, समझ गए? लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन कैसा दिखेगा? उसमें एक अजीबोगरीब क्वाड्रेटिक होगी जिसमें कुछ एक पैरामीटर फंसा हुआ होगा, और रूट्स के बारे में कुछ हल्का फुल्का हमें जानकारी दी जाएगी, और बोला जाएगा अब ये पैरामीटर बताओ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बताइए, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। सच दैट रूट्स आर आर के आगे मैं डैश लगा देता हूं, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। रूट्स आर ग्रेटर देन 4, रूट्स आर लेस देन 0, रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स आर बिटवीन 4, एक 4 से छोटा एक 4 से बड़ा, कुछ भी अजीब तरीके से आपको लोकेट करके रूट्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे, और पूछना क्या है, ए की पॉसिबल वैल्यूज। समझ गए? समझ गए? लेवल बढ़ाओ सर। हाँ अभी बढ़ेगा बेटा, लेवल बढ़ेगा, अभी तो देख, बाद में रोएगा। लेवल बढ़ाओ, पहले अपना तो बढ़ा ले। चलो भाई, लोकेशन, तो जैसा कि मैंने अब बताया कि भाई लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इस डैश के अंदर बहुत भिन्न भिन्न तरीकों से हम रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे दोनों रूट्स 5 से बड़ी, दोनों रूट्स 5 से छोटी, एक रूट 5 से बड़ी एक 5 से छोटी, दोनों रूट 5 और 10 के बीच में, बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के अलग अलग तरीके होंगे, जिनको हम बोलेंगे केसेस। तो केस 1, लोकेशन ऑफ रूट्स का फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं हम। पहला केस मतलब पहला तरीका रूट्स को लोकेट करने का। रूट्स कैसे लोकेट करी गई हैं? बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ गिवन नंबर के। जैसा कि मैंने अभी बोला था, दोनों रूट्स 5 से बड़ी, दोनों रूट 6 से बड़ी, कुछ भी, तो दोनों रूट्स के से बड़ी, कोई भी नंबर हो गया के के बारे में कुछ भी बताया गया, दोनों रूट के की वैल्यू 5 दे दी, 7 जो मर्जी दे दी, इस तरह से, राइट। हाँ, एक कह रहा है कि सर फ्राई कर दिया आपने, तो बात ही ऐसी कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई सबसे टफ टॉपिक चल रहा है, सुन ले ध्यान से। उसमें कह रहा है सर लेवल बढ़ाओ। गजब है यार, गजब आदमी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं, तब तुम्हें ज्यादा आइडिया लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर टी। देखो पैरामीटर क्या है? टी। क्वाड्रेटिक में कौन फंसा हुआ है? टी फंसा हुआ है। फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड नंबर 3। एक्सीड 3 का मतलब दोनों रूट्स 3 से बड़ी हैं। दोनों रूट्स क्या है? 3 से बड़ी। इस बार 3 दे दिया, मैंने तुम्हें के बोला था, दोनों रूट के से बड़ी हैं, उसने 3 दे दिया। तो ऐसे हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सामने देखिए, सामने देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में आपको क्या करना होता है? 3 स्टेप लगाने होते हैं एक्चुअली।
स्टेप नंबर 1, ड्रॉ पॉसिबल ग्राफ्स। ड्रॉ पॉसिबल ग्राफ्स assuming a positive। पहले पॉसिबल ग्राफ्स बनाएंगे। स्टेप 2, राइट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर, सफिशिएंट है, ठीक है, SUFFI, sufficient condition for the graphs drawn above। Step 3, solve all the condition and take intersection। हर केस में मैं यही करूंगा, 3 स्टेप लगाऊंगा। देखना क्या 3 स्टेप, ध्यान से देखेंगे। ग्राफ की स्पेलिंग गलत हो गई सर, ले भाई लो, ये लीजिए, अब सही है। ग्राफ्स, ड्रॉ द पॉसिबल ग्राफ्स अज्यूमिंग ए पॉजिटिव, माउथ ओपनिंग अपवर्ड अज्यूम करते हुए पॉसिबल ग्राफ्स बनाएंगे। उसके बाद उन ग्राफ्स की कंडीशन लिखेंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, सब समझाऊंगा, अभी सब समझाऊंगा। और लास्ट में सॉल्व करेंगे सारी कंडीशंस को, ठीक है। चलो सामने देख लो। अब देखो मैं क्या करूंगा, जैसे इस केस में ले लेता हूं, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो के जो है कहीं यहां नंबर लाइन में दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे भाई, अब मेन चीज शुरू हो रही है। आप चाहते हैं दोनों रूट्स के से बड़ी हो, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड करते हुए पॉसिबल ग्राफ्स बना लो। एक ग्राफ तो ये बन गया, क्योंकि दोनों रूट्स के से बड़ी हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो दोनों रूट्स के से बड़ी हैं, मतलब के राइट साइड में कट करेगी। एक पॉसिबल ग्राफ तो ये हो गया। और कोई भी पॉसिबल ग्राफ है क्या? और भी कोई पॉसिबल ग्राफ है क्या? जल्दी बताइए, क्या और भी कोई पॉसिबल ग्राफ है? बिल्कुल है। ये अगर टच करते हुए निकल जाए तो ये भी ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि अभी भी दोनों रूट्स के से तो बड़ी है ना, इक्वल है, तो क्या हुआ, के से तो बड़ी है भाई, के राइट में कट कर रही हैं। कोई कहेगा सर ये भी बना ही लेते, फिर नहीं, ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो रूट्स ही नहीं है, इसमें तो रूट्स नॉन रियल हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर के से बड़ी है तो रूट रियल तो होनी चाहिए ना भैया। आयोटा थोड़ी ना 5 से बड़ा होता है, आयोटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए रूट्स रियल होनी जरूरी है, यानी कि के राइट में कट करनी चाहिए। ये 2 ग्राफ्स बन सकते हैं, राइट, क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड, तो पहला स्टेप लग गया है। ड्रॉ पॉसिबल ग्राफ्स अज्यूमिंग माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, मैंने बेटा ये वाला स्टेप लगा दिया है। ड्रॉ पॉसिबल ग्राफ्स अज्यूमिंग माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ए पॉजिटिव अज्यूम करते हुए ग्राफ। सर ये नहीं हुआ तो वो देखेंगे, सारे केस देखेंगे, पहले अभी समझने के लिए ए को मैंने पॉजिटिव अज्यूम कर लिया है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया है। और तो कोई ग्राफ बन नहीं सकता, और तो कोई ग्राफ बन नहीं सकता, क्योंकि ए पॉजिटिव लेना है। और ये मत सोचना कि सर इधर से भी जाएगा क्या, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये रूट तो फिर के से छोटी हो जाएगी, हमें तो के राइट में ही कट करवाना है। इसीलिए मैंने ये पर्पल वाले ग्राफ इस तरह के बनाए हैं, ताकि के राइट में कट करे। डी नेगेटिव क्यों नहीं होगा सर? डी नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि रूट अगर 3 से बड़ी है तो ये तुम बोल दोगे रूट आयोटा है? ये बताओ, कोई आपसे बोलेगा दोनों रूट 3 से बड़ी हैं, तो रियल तो होंगी ना भाई। नॉन रियल चीजों को कंपेयर करेगा 3 से, हैं? खुद ही सोच। सर मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है, भगवान के लिए उसको बंद कर दें। फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत हाई फाई चीजें चल रही हैं, आप पहले बाकी चीजें पढ़िए। सर वाई ए पॉजिटिव, अभी थोड़ी सी पेशेंस रखोगे तो सब समझ आएगा, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन ए पॉजिटिव लेके करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर ए वेरिएबल हो गया, नेगेटिव हो गया तो क्या होगा। अभी रुक तो जाओ, सारी चीजें एक बार में जाननी है तुमने, बहुत लंबी चीज है, अभी 2 क्लास यही चलना है अब अपना। सुन लो सुन लो, वाई ए पॉजिटिव वालों, होल्ड योर थॉट्स। करने दोगे आगे, या फिर उल्टे उल जलूल सवाल ही पूछते रहोगे? वाई वाई वाई, अभी रुक तो जाओ मेरे दोस्तों, पहले समझाने तो दो। अभी आपको अज्यूम करना है ए ही पॉजिटिव है तो है, बस बोल दिया तो बोल दिया भाई ने, ठीक है। हाँ ऐसे बस ए पॉजिटिव लेके ही करना है। फिर क्या करना है, स्टेप 2 पे बढ़े, पहले उसको बाद में पार्क कर देते हैं अभी साइड में। हाँ, स्टेप 2 क्या है, राइट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ग्राफ ड्रॉन अबव। ये जो अब आपने ग्राफ बनाए हैं इनकी कंडीशंस लिखेंगे। कंडीशन मतलब सर हमें तो बस डिस्क्रिमिनेंट आती है, हम तो छोटे छोटे झुंझुना है।
डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो ये तो लिख लो, पहली तो आती है तुम्हें कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। सुन लो भाई, नहीं तो मैं बता रहा हूं लोकेशन ऑफ रूट में ऐसा बुरा हाल होगा कि कुछ ये समझ नहीं आएगा कि शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ और हो क्या रहा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा। इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो, मजाक मस्ती मत करो। पहली कंडीशन इन दोनों ग्राफ्स की है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो है ही, माना ही है, वो तो छोड़ ही दो। उसके अलावा वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये राइट में होगा, ध्यान से सुनना, के तो हमेशा राइट में ही होगा भाई, क्योंकि के से बड़ी है दोनों रूट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है के तो राइट में ही आएगा, यानी के से बड़ा होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है -b/2a, वो तुम्हारा के से बड़ा होगा। सेकंड कंडीशन बन गई कि -b/2a ग्रेटर देन के होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट के से राइट में ही होगा, क्योंकि भैया के से बड़ी हैं दोनों रूट के से बड़ी हैं, इसलिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट राइट साइड ऑफ के में होगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ध्यान दे लो, क्या ये सही है? डिस्क्रिमिनेंट या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, और -b/2a के से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बट अभी ये सफिशिएंट नहीं है। देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मैंने यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी थी। सबने ग्राफ की स्पेलिंग का तो मजाक उड़ाया, किसी ने ये नहीं पूछा सर ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट? बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट? बहुत बहुत काम की चीज है मैथ्स में। नेसेसरी का मतलब जरूरी, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, ठीक है। नेसेसरी का मतलब जरूरी और सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, ठीक है। जैसे कि आईआईटी में दाखिला पाने के लिए, आईआईटी में दाखिला पाने के लिए जेईई मेन क्लियर करना एक नेसेसरी कंडीशन है, बट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। जेईई मेन क्लियर करना एक नेसेसरी कंडीशन है, नहीं कर पाओगे तो भैया एडवांस बैठ ही नहीं पाओगे, तो एडवांस क्लियर कहां से करोगे? तो जेईई मेन क्लियर करना एक नेसेसरी कंडीशन हो गई, बट सफिशिएंट कंडीशन क्या हो गई कि भाई जेईई मेन भी क्लियर करो एंड जेईई एडवांस भी क्लियर करो, वो सफिशिएंट हो गई, तब आप एडवांस में आईआईटी में बैठ जा पाएंगे। तो नेसेसरी का मतलब जरूरी और सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त। नेसेसरी एंड सफिशिएंट मतलब सारी लिखनी है, बेसिकली सिंपल भाषा में बोली जाए तो कोई कंडीशन मिस नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी लिखनी है। ऐसी कंडीशन लिखनी है जिससे दोनों ग्राफ फिक्स हो जाएं और कोई कंडीशन ना बने, ठीक है। हाँ, तो अभी ये इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मदद से अभी एक कोई तीसरा ग्राफ भी बन सकता है। देखो, कोई चीज इनफ कब नहीं होगी भाई, अगर आपको लग रहा है दोनों चीजें इनफ है, तो यानी इन दोनों से, इस दोनों के अलावा कोई और ग्राफ बन ही नहीं सकता भाई। अगर आप कह रहे हैं ये दोनों सफिशिएंट है, सफिशिएंट है इसका मतलब इन दो कंडीशन से यही दो ग्राफ बन सकते हैं, है ना, यही तो मतलब हुआ। सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि भैया ये फिक्स हो गया, जेईई मेन भी क्लियर हो गया, एडवांस भी, अब तो पक्का आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, फिक्स हो गया, अब कोई इफ एंड बट नहीं है। वैसा ही कुछ, अगर आपको लगता है ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है, मतलब इन दोनों से यही ग्राफ मिलना चाहिए और कोई नहीं मिलना चाहिए। बट मैं एक तीसरा ग्राफ भी बना सकता हूं, देखो, मैं एक तीसरा ग्राफ भी बना सकता हूं। कौन सा? देखो, ये था के, ये देखो, मैंने एक गलत ग्राफ बना दिया इन दोनों कंडीशन के होते हुए। देखो, डी तो ग्रेटर देन 0 है और -b/2 यहां है, के आ गई है, के आ गई है, तो इन दोनों कंडीशन से एक गलत ग्राफ भी बन पा रहा है, यानी ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। समझ गए? कैसे तुम फाइंड आउट करोगे कि कंडीशन सफिशिएंट है या नहीं? सर एग्जाम में मैं इतना सोचूंगा नहीं, तुम्हें एग्जाम में लर्न करके जाना है। मैं तुम्हें बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाई सफिशिएंट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अगर ये सफिशिएंट होती तो इनसे ये दो ग्राफ फिक्स हो गए होते, बट इससे तो ये घटिया ग्राफ भी बन गया जो हमें नहीं चाहिए था। इन दो कंडीशन से ये ग्राफ भी बन रहा है, क्योंकि डी पॉजिटिव आया और -b/2 वर्टेक्स के से बड़ा है, तो इन दोनों कंडीशन से तो ये गलत ग्राफ भी बन रहा है, यानी ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। तो अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए एक थर्ड कंडीशन आएगी, थर्ड कंडीशन आएगी एफ ऑफ के। एफ ऑफ के, एफ के का मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे, फंक्शन पढ़ चुके हो तुम पूरा, तुम्हें पता है। अगर एफ एक्स कल भी बताया था वैसे तो ax² + bx + c है, तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होता है? सर ग्राफ पे x1 डालेंगे तो y क्या आएगा, है ना, 1 डाल के y क्या आएगा। तो एफ के सिमिलरली क्या मतलब हो गया कि k डालने पर y की वैल्यू क्या आएगी, k डालने पर y की वैल्यू क्या आएगी। तो k यहां पर है, देखो k यहां पर है, सामने देखना भाई, तो k डालने पे तो ऊपर है ग्राफ, k डालने पर तो ग्राफ ऊपर है, देखिए
ग्राफ तो कहीं ना कहीं ऊपर ही है इसके, यानी के डालने पे जो ग्राफ की वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एफ के तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, एफ के तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, एफ के तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो एफ ऑफ के का मतलब फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट के, और क्योंकि एफ के तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो एफ के पॉजिटिव हो गया। देखो जो गलत ग्राफ बनाया था, गलत ग्राफ मैंने कौन सा बनाया था, ये वाला, इसमें देखो जरा ध्यान से देखना, एफ के तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट। इसमें एफ के नेगेटिव है, इसमें एफ के नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ जा रहा है, ये वाली चीज, ये वाली एक्स एक्सिस है, राइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो है। तो जैसे ही मैं एफ के देख रहा हूं वो तो नेगेटिव जा रहा है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए कि भैया ग्राफ जो है के राइट से ही कट करे। अब सोचो अगर ये के है, अगर ग्राफ के राइट से ही कट करेगा तो एफ के हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जैसे ही ग्राफ लेफ्ट साइड से कट कर जाएगा वैसे ही एफ के नेगेटिव आ जाएगा, और वो हम चाहते नहीं है, यानी एफ के पॉजिटिव रखते ही सफिशिएंट कंडीशन बन गई, सफिशिएंट कंडीशन बन गई, समझ गए। एफ के पॉजिटिव होते ही सफिशिएंट, क्योंकि जैसे ही मैं ग्राफ इसके लेफ्ट से ले जाऊंगा, जो नहीं अलाउड है, के लेफ्ट में ले जाना अलाउड नहीं है क्योंकि रूट्स के से बड़ी हैं, तो जैसे ही के लेफ्ट में ले जा रहा हूं एफ के नीचे चले जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, बट जैसे ही के बेसिकली राइट में रहेगा, ग्राफ राइट में रहेगा, तो एफ के हर बार पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ है। क्या ये बात समझ आ गई? ये मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। सर एफ के रिपीट कर दीजिए। हाँ एफ के रिपीट कर देता हूं क्योंकि मेन चीज यही है, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। दोबारा सुनो, देखो किसी भी ग्राफ में एफ, जैसे मान लो एक ग्राफ का एग्जांपल देता हूं, ये मान लो एक ग्राफ है, यहां पे 1 है, तो F1 क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई F1, है ना, यही तो F1 हो गई। x को 1 डाल के ग्राफ पे क्या आ रहा है, मान लो 2 यहां है, 2 यहां है, तो F2 क्या हो गई, ये वाली हो गई, ये F2 हो गई। ऐसे ही तो तुमने सीखा है ग्राफ में, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा ग्राफ के राइट से निकलना है, के राइट से निकलेगा तो एफ के तुम ध्यान से देखो ऊपर रहेगा, एफ के तो ऊपर ही रहेगा, और अगर के लेफ्ट से निकाल दिया तुमने जो कि नॉट अलाउड है, तो एफ के नीचे आ जाएगा, यानी एफ के नेगेटिव हो जाएगा, यानी एफ के नेगेटिव अलाउड नहीं है, एफ के को पॉजिटिव ही रखना है मुझे। सो थर्ड कंडीशन हो गई एफ के पॉजिटिव, बेटा एफ के पॉजिटिव। सर एफ के जीरो, अबे एफ के जीरो हो गया तो ग्राफ वहीं से निकल जाएगा ना, के से, ग्राफ के से निकल गया तो गलत हो गया ना, मुझे तो दोनों रूट के से बड़ी चाहिए थी, एक रूट ही के बन गया यहां। तो ग्राफ अगर के से पास कर गया तो एक रूट के ही हो गया, बट हमें तो दोनों रूट क्या चाहिए, के से बड़ी चाहिए, इसलिए ये ग्राफ नहीं हो सकता, के जस्ट राइट से निकलेगा। सो एफ के विल बी पॉजिटिव ओनली, पॉजिटिव ओनली, ठीक है। तो अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मिल गई है फर्स्ट केस के लिए। पहली क्या, अब जिनकी ज्यादा आत्मा सूख रही है वो ज्यादा दिमाग ना लगाएं, केस 1 है, इनकी 3 कंडीशन रट्टा मार लें कि ये होती है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बी बाई 2 ए ग्रेटर देन के, और एफ के ग्रेटर देन 0। ये तीनों याद तो सभी को करनी है, ठीक है, याद तो आपको करनी ही करनी है। चलिए अब इसको एक क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या था कि भाई इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करो एंड इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन तो लेंगे ही क्योंकि दिस एंड दिस तीनों कंडीशन सब नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, मतलब सारी की सारी होनी चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन। तो तीनों को सॉल्व करूंगा और इंटरसेक्शन। देखो जरा एक क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड द नंबर 3, मतलब दोनों रूट तुम्हारी 3 से बड़ी हैं। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ऐसा और ऐसा, राइट, ऐसा और ऐसा। के की जगह 3 दे दिया है, एक तरह से के की जगह 3 दे दिया है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखो ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 6tx प्लस 2 माइनस 2t प्लस 9t स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 भी नहीं लिख रहा हूं, एफ एक्स ये हो गया, राइट। अब मुझे 3 कंडीशन सॉल्व करनी है। पहली कंडीशन कहती है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर, बी तो ये है, माइनस 6t का होल स्क्वायर माइनस 4, ए तो 1 है, सी ये पूरा है, तो 36t स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2t प्लस 9t स्क्वायर, तो 36t स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8t माइनस 9 4 जा 36t स्क्वायर, ये दोनों कट गए, तो 8t ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया, t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, t ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
ध्यान देना, ए वैसे भी पॉजिटिव है, देखो ए यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड जो बनाए हैं बिल्कुल सही बनाए हैं। चलो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देख लेता हूं। तो पहली कंडीशन आ गई t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन थी माइनस बी बाई टू ए के से बड़ा। तो माइनस बी बाई टू ए जो है के से बड़ा, के तो 3 था इस बार, सो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 3 बन गई सेकंड कंडीशन। हाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 3। माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ माइनस 60 यानी 60 अपॉन 2, ए का मतलब 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3, तो यानी t ग्रेटर देन 1 आ गया यहां से। तो सेकंड कंडीशन भी सॉल्व हो गई, t ग्रेटर देन 1 आ गया, करेक्ट। और थर्ड कंडीशन क्या थी? थर्ड कंडीशन थी बेटा एफ के ग्रेटर देन 0, के की जगह तो 3 दिया हुआ है। F3 देख लो, देख पा रहे हो, देखो अब यहां ग्राफ से F3 क्या है, ऊपर आ रहा है। F3 क्या है, ऊपर आएगा, पॉजिटिव साइड आएगा, F3 पॉजिटिव साइड आएगा। तो थर्ड कंडीशन इज F3। देखो अभी स्टार्टिंग में टफ लगेगा पर बहुत आसान लगने लगेगा, अभी तुम्हें 2 क्लास के बाद लगेगा अरे सर ये तो हम वही इतना डर रहे थे, इससे उतना टफ नहीं है। समझ लोगे अभी, अगर कॉन्सेंट्रेट कर लोगे तो आसान लगेगा, नहीं तो फिर जिंदगी भर पछताओगे इसमें कि भाई समझ ही नहीं आता है। तो F3 ग्रेटर देन 0, F3 का मतलब इस पूरे में x को 3 डाल दूंगा, तो 3 डालूंगा तो 9 माइनस 60 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2t प्लस 9t स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो 9 माइनस 18t प्लस 2, बेबी कब लगेगा अब यहां 9t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 11 ग्रेटर देन 0, तो 9t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 11t प्लस 11, तो 9t माइनस 11 इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया है, राइट। बस अब इसकी कंडीशन तो तुम्हें पता ही है, वेवी कर्व कहता है कि 1 और 11/9 प्लस माइनस प्लस, तो 11/9 से बड़ा, 1 से छोटा, और इस तीनों के साथ इंटरसेक्शन होगा, तीनों का इंटरसेक्शन होगा। पहली कंडीशन कह रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और वो वाली कह रही है ग्रेटर देन 1, ठीक है। तीनों कंडीशंस मैंने बना दी, तीनों कंडीशंस बना दी, और अब आप तीनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं बेटा। तीनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है, यही चीज आ रही है, क्योंकि ये 1 से बड़ा कह रहा है, 1 से छोटा कह रहा है, कैसे आ जाएगा? सो फाइनल आंसर हो जाएगा t की रेंज 11/9 से इंफिनिटी, t की वैल्यूज 11/9 टू इंफिनिटी, आंसर हो गया। मतलब ये है क्वेश्चन का कि 11/9 से बड़ा कुछ भी नंबर रख दो t का, यहां इस क्वाड्रेटिक में t को 11/9 से बड़ा 2 रख दो, 3 रख दो, 3.5 कुछ भी रख दो, इस क्वाड्रेटिक की जो दोनों रूट हैं वो 3 से बड़ी ही 100% आएंगी। ये मतलब हो गया इसका, बस यही था, ठीक है, कि 3 से बड़ी रूट होनी चाहिए, ऐसी पॉसिबल वैल्यू t की बता दीजिए। तो t की ये वैल्यूज हो गई, ठीक है, 11/9 टू इंफिनिटी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा बट फिर धीरे धीरे तुम समझ जाओ, क्योंकि बार बार मुझे यही 3 चीजें चेक करनी है। कौन सी? डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी बाई टू ए एफ ऑफ के, डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी बाई टू ए एफ ऑफ के, यही 3 बार बार चेक करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तुम्हें पहली बार करा है तो टफ लग रहा है। अभी देखो एक और केस ले लेते हैं ताकि तुम्हें फिर इजी लगने लगेगा। केस नंबर 2, अब तुम खुद सोच पाओगे, देखना। केस नंबर 2, अभी मैंने बोला था बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, बोथ द रूट्स आर लेस देन के, दोनों रूट्स के से कम है। तो पॉसिबल ग्राफ बनाइए। के कहां है सर? कहीं भी हो सकता है यार, के यहां हो, यहां हो, कहीं भी ले लो, मैंने कहीं पर भी बना दिया, ये एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी बना दिया। सर पॉजिटिव साइड क्यों बनाया है? कहीं भी बना लो यार, इसको हटा दो वाई एक्सिस को बस। हाँ, अब आप चाहते हैं दोनों रूट्स इस बार के से कम हो, मतलब इस बार ग्राफ के लेफ्ट में कट करेगा, के लेफ्ट में कट करेगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, हाँ, या फिर ये ग्राफ और या फिर ये ग्राफ। अब मुझे कंडीशन आप लोग बताएंगे इसकी, मैं नहीं बताऊंगा, वही 3 कंडीशन है, बस आप बताएंगे। पहली कंडीशन क्या होगी? जल्दी बताइए, पहली कंडीशन क्या होगी? सर वेरी डिफिकल्ट, तो क्या करूं, रो बैठ के तुम्हारी तरह? एफर्ट मारो, डिफिकल्ट चीज भी आसान लगेगी बेटा, ट्राई करते जाओ, रोना नहीं है। हाँ, तो कंडीशंस बताइए पहले इसकी।
डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या लगता है आपको? पहला स्टेप मैंने कर दिया, ग्राफ पॉसिबल ग्राफ बना दिए, के लेफ्ट में काट दिए क्योंकि दोनों रूट के से कम है, तो के लेफ्ट में कटे हैं। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शाबाश, क्योंकि इसका डी ग्रेटर है, इसका डी इक्वल है, सो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वही तीन चीजें सोचनी है तुमने। ए भूल जाओ, ए तो मान ही लिया हमने पॉजिटिव है। सेकंड क्या देखा था हमने? -b/2a देखा था, याद करो भाई, ये तीन चीजें देखनी है बस तुमने, d -b/2a एफ के। हाँ, -b/2a के बारे में बात करते हैं, शाबाश, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। लेस देन कौन बोल रहा है भाई? कौन महान इंसान है जिसको डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख रहा है? रूट्स तो रियल होंगी भाई, अगर k से कम है तो रियल तो है ही ना। हाँ, वर्टेक्स का जो -b/2a है, अब वो k के लेफ्ट में है, ये देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स के लेफ्ट में है, तो ये लेस देन k हो जाएगा इस बार बेटा लेस देन k हो जाएगा, समझ गए? -b/2a वर्टेक्स के लेफ्ट में है, तो इसलिए इस बार लेस देन k। पिछली बार ग्रेटर था क्योंकि यहां की तरफ आ रहा था, के राइट में था वर्टेक्स। और थर्ड कंडीशन वही हमारा प्यारा एफ के बताइए, एफ के आप सब लोग बताइए। अब एफ के बहुत आसान होता है, देखो बस तुम ग्राफ को बनाओ पूरा और के पे उसकी वैल्यू देख लो, के पे वैल्यू ऊपर है या नीचे है? के पर ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, नीचे आता अगर ऐसे कहीं होता तो वो नेगेटिव होता, अभी भी ग्राफ के पे पॉजिटिव ही है, तो एफ के तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा, एफ के तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, एफ के पॉजिटिव होगा। एफ के नेगेटिव कब होता है? अभी आगे की कंडीशन में आएगा, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, तो अब के पे ग्राफ नीचे की तरफ है ना, तो तब एफ के नेगेटिव होगा, अभी नहीं, अभी तो के पर अभी भी ऊपर है, तो एफ के पॉजिटिव हो गया। बस यही है भाई। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंडीशन बदली है और इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा क्योंकि एंड है तीनों के बीच में। तो अगर कभी भी बोथ द रूट्स लेस देन के लिख दें तो ये तीन कंडीशन चिपका के बेटा सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेना। इतना ही सिंपल है, ऐसे ही हवा बना रखा था मैंने इतनी देर से तुम्हारे लिए ताकि तुम कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है, अगर एक बार समझ गए तो एक बार समझने की देर है। चलो जैसे एक ये करते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, 3 से कम है सर, 3 से कम है, तो वही वाले दो ग्राफ, और a तो पॉजिटिव है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो fx तुम्हारा हो गया। जल्दी से निकालेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये fx हो गया। तो तीन कंडीशन जल्दी जल्दी चिपकाएंगे। पहली कंडीशन कहती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक होमवर्क के लिए भी दूंगा, बिल्कुल ऐसा ही होमवर्क के लिए दे दूंगा, अभी एक कर डालो। ठीक है, हाँ एक अभी कर डालो। देखिए t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से 4 कटा, मतलब कॉमन लेके कट गया, तो माइनस a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a लेस देन इक्वल टू 3, a लेस देन इक्वल टू 3 आ गया भाई, a लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। करेक्ट, पहली कंडीशन आ गई, a लेस देन इक्वल टू 3। सेकेंड कंडीशन क्या थी? -b/2a, -b/2a जो वर्टेक्स है वो 3 से कम होगा, k की जगह 3 है ना, फिर से लेस देन 3 हो गया, तो -b मतलब 2a अपॉन 2a, ये वाला a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1, तो a लेस देन 3 आ गया, यहां a लेस देन 3 आ गया बेटा, राइट, a लेस देन 3 आ गया। और फाइनली थर्ड कंडीशन है d ग्रेटर देन f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, x को 3 डाल देंगे, 9 माइनस 6 से, तो 3 इस बार भी आ गया, 5 दे दें, 7 कुछ भी हो सकता है, वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3। बस अब तो वेवी कर्व की कहानी बच गई, 2 3, 3 से बड़ा 2 से छोटा। करेक्ट, वो कह रहा है लेस देन इक्वल टू 3, वो कह रहा है लेस देन इक्वल टू 3, और थर्ड वाला कह रहा है लेस देन 3। तीनों का इंटरसेक्शन ले डालो भाई, हो गया ना, उतना कोई मुश्किल है नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। अब अगर तुम तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो लेस देन 2 वाला पार्ट सब में दिखाई दे रहा है, लेस देन 2 वाला पार्ट सब में दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए, a लेस देन 2।
माइनस इन्फिनिटी से 2 एक ही वैल्यूज हो गई तो दोनों रूट्स 3 से कम हो जाएंगी। बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है भाई। गलत कर, तुक्केबाजी देख रहे हो, तुक्केबाजी लेस देन इक्वल टू 3 देखते ही वहां बी टिक कर दिया। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये तुम्हारा। तुक्का मारने के में जो किक मिलती है ना कि फर्स्ट कंडीशन देखी है लेस देन 3, बस तो सोचा कि बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यही हाल होगा बेटा। अगर यही मैं तुम्हें कल बोल रहा था कि भीड़ वाले काम कर रहे हो तुम भी। सिर्फ 53% लोगों ने तुक्का ही मार दिया पहला कंडीशन देख के। सर ने पहला सॉल्व कर दिया, अरे ये कोई बेटा वो थोड़ी चल रहा है कि यहाँ पे जुआ चल रहा है, चलो मैं अपने लक आजमा लेता हूँ क्या हो रहा है। बेटा अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम, क्यों फालतू में तुक्के मार रहे हो। हैबिट बन गई ना तो एग्जाम में भी नहीं छूटेगी। ये हैबिट एग्जाम में नहीं छूटती तुक्के मारने की। और फिर नेगेटिव जब होंगे ना तब कोसोगे अपने आप को कि अरे यार नेगेटिव हो गए। तो सुधर जाओ, पोल को थोड़ा अच्छी तरह यूज करिए, बदतमीजी मत करिए क्लास में इस तरह की, आपका ही नुकसान है उसमें। चलिए, तो एक ये वाला अब आप होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में इसको निपटाएंगे। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर लेस देन 5 दे दिया इस बार मैंने, के की रेंज पूछी है। तो 2 केसेस कराए हैं अभी मैंने, लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म नहीं हुआ है, लोकेशन ऑफ रूट तो अभी शुरू हुआ है, बहुत सारे 6 केसेस हैं इसके, राइट। और फिर मिसलेनियस केस भी करेंगे। तो आज हमें इतना ही करना था, बढ़िया हमारा काम हो गया है। केस नंबर 3 से हम कल कंटिन्यू करेंगे ये वाली कहानी। तो कल मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक का अपना, जो भी कल मतलब जब भी होगा नेक्स्ट वो लास्ट लेक्चर होगा। तो आज मैंने डीपीपी नहीं दी है बेटा, डीपीपी नहीं ली है क्योंकि मैं चाहता हूं लोकेशन ऑफ रूट्स की एक साथ ही आपको दूं, नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो मीनवाइल आप अपनी इस वीक की डीपीपीज प्लस मॉड्यूल में अब आप प्रबल एक्सरसाइज लगा सकते हैं जो जेई मेन वाली है, बहुत आसानी से अटेम्प्ट करिए उसको। बाकी पुराना वर्क करिए और नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में इसको होपफुली खत्म कर देंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अपना ये वाला, राइट। चलिए, तो इसके साथ ही अब जाने का समय आ गया है। सर एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड नहीं बेटा, अभी तो क्लास तुम्हारी भी है, मेरी भी इमीडिएटली बिल्कुल क्लास है अभी लक्ष्य बैच में। तो आप लोग कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए बस इसी तरह। एंजॉय किया होगा होपफुली आप लोगों ने आज का सेशन, जो लोकेशन ऑफ रूट्स वाला पार्ट था। अगर थोड़ा सा टफ किसी को लगा तो मैं एक बात कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर आज टफ था ही, बस रिक्वेस्ट ये करूंगा आप दोबारा से उस पार्ट को वीडियो में देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। शांत मन से भी देखेंगे तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, कई बार पहली बार में नहीं समझ आता, दूसरी बार में जाके आता है, तो वो आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फाइनली जाएंगे और लास्ट में तुम सब लोगों के लिए मैसेज #JEE फोड़ना है बेटा। आप सबको अपना टारगेट याद रखना है और उसकी तरफ बढ़ते जाना है। चलिए, सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, सी यू, लव यू ऑल।